आइएगा, क्या बोल रहा है? तटीय दलदली भूमि पर उगने वाला वनस्पति, जिसे अनूप के नाम से भी जानते हैं, जिसे ज्वारीय के नाम से भी जानते हैं, जिसे बेलाचेली के नाम से भी जानते हैं, जिसे गरान के नाम से जानते हैं, जिसे सुंदरी और मैग्रोव वन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ये सब जो है कि आपको कैसा है, एक ही नाम जो है कि आपको सबका सब जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। सबसे पहला बात क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा। पहला बात ये बोल रहा है कि यह वनस्पति, इसका विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहां पर नदियों का स्वच्छ जल है। जहां पर कैसा जल है? नदियों का या तो स्वच्छ जल है, या महासागर का कैसा जल है? महासागर का लवणीय जो है कि आपको जल है। वहीं पर कौन सा वनस्पति का विकास हुआ है? तो वहीं पर देखिएगा, तो वहीं पर मैग्रोव वनस्पति का क्या हुआ है? मैग्रोव वनस्पति का विकास जो है कि आपको हुआ है। या तो नदियों का स्वच्छ यानी साफ जल है, या कैसा जल है? समुद्री महासागरों का जल जो है कि आपको कैसा है? लवणीय जल है। वहीं पर इस वनस्पति का क्या हुआ? इस वनस्पति का विकास हुआ। मैग्रोव या तटीय वनस्पति या दलदली क्षेत्र की होने वाली वनस्पति जो है कि आपको देखिएगा। आगे बोल रहा है कि इसका विस्तार की बात करेंगे। इसका विस्तार, ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको देखने को मिलेगा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के डेल्टाई क्षेत्रों में यह वनस्पति आपको देखने को मिलेगा। महानदी गोदावरी कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों में जो है कि इसका वनस्पति आपको दिखाई देगा। इसके अलावा गुजरात में भी जो है कि आपको कैसी वनस्पति, मैग्रोव वनस्पति देखने को मिलने वाली है, गुजरात में मिलती है। इसके जो है कि आपको जुड़े मुलायम उत्तक जो है कि आपको उत्तकों से बने होते हैं, ताकि यह पौधा जो है कि आपको क्या होता है, पौधा पानी को जो है कि आपको क्या करता है, पानी से जो है कि आपको सांस जो है कि आपको लेता है। इसलिए दलदली क्षेत्र में ये उगने वाली वनस्पतियां होती है। और इसमें जो इस प्रदेश में जो वनस्पतियां मिलती हैं, वह खोखली जो है कि आपको पाइन होती है, मैग्रोव खजूर की वनस्पति होती है, तार की वनस्पति होती है। उसके बाद बुलेट जो है कि उड और सुंदरी वृक्ष जो है कि आपको आदि ऐसे पेड़ पौधा जो है कि इस जो है कि आपको वनों में दिखाई जो है कि आपको देते हैं। और इसका महत्व क्या होता है? इसका महत्व होता है कि इन वन तट रेखा को सुव्यवस्थित जो है कि आपको करता है। जो भी हमारा कोस्टल लाइन है ना, उस कोस्टल लाइन को क्या करता है? सुव्यवस्थित जो है कि आपको पकड़ के रखता है, तथा तटीय क्षेत्रों में कटाव या अपर्दन के संरक्षण जो है कि आपको प्रदान प्रदान करता है। मतलब ये वनस्पति होगी तो वहां पर मट्टी को पकड़ के जो है कि आपको रखेगा, जिससे क्या होगा, जिससे कम जो है कि आपको कटाव जो है कि आपको होगा, कम इसका मिट्टी का क्या होगा, अपर्दन जो है कि आपको होगा। इसके अलावा चक्रवात और सुनामी जैसे आपदाओं में भी क्या करता है? मिट्टी एकदम कठोर पकड़ेगा तो सुनामी चक्रवात कम जो है कि आपको इलाकाओं में प्रभावित करेगा। यह सब जो है कि इसका क्या होगा, यह सब इसका महत्व जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है नोट में। गंगा डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरबन जो है कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा कैसा वन है? सबसे बड़ा जो है कि आपको ज्वारीय वन जो है कि आपको होगा। कौन सा? सुंदरबन जो है कि आपको होने वाला है। ये सुंदरबन देखिएगा, ये जो आपको मिलेगा, यह कहां पर? सुंदरबन डेल्टाई जो है कि आपको यहाँ पर जो है कि आपको दिखाई देने वाला है, जहां मैग्रोव वनस्पतियां जो है कि आपको पाई जाती है। महानदी के जो है कि आपको वनस्पतियां यहाँ पर भी जो है कि मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। गोदावरी के तट पे गोदावरी वनस्पतियां जो है कि आपको पाई जाती है। उसके बाद तमिलनाडु में भी जो है कि यह पाई जाती है। यह गुजरात में भी गल्फ ऑफ कच्छ की खाड़ी में भी जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। भावनगर में भी देखने को मिलेगा, मुंबई में भी देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद महाराष्ट्र में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, कर्नाटक में देखने को मिलेगा, केरल में देखने को मिलेगा। यह सब में जो है कि आपको कैसी मैग्रोव वनस्पतियां जो है कि आपको दिखाई देगी। साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो है कि आपको कैसा वनस्पतियां, मैग्रोव वनस्पतियां जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। ये भारत के कैसे प्रदेश में? भारत के तटीय प्रदेश में यह वनस्पतियां जो है कि आपको दिखाई देने वाली है। आगे आइएगा, आगे क्या बोलता है? अगला बोलता है कि पर्वतीय वन। पर्वतीय वन के बारे में बोलता है कि पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियां में जो है कि आपको क्या होता है, बदलाव जो है कि आपको होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे वहां पर देखिएगा तो टेम्परेचर जो है कि क्या होगा, टेम्परेचर जो है कि आपको गिरेगा, कम जो है कि आपको होते जाएगा। और कम होने के कारण प्राकृतिक वनस्पतियां में भी देखिएगा, नीचे की कुछ अलग टाइप की वनस्पतियां दिखाई देगी, ऊपर की कुछ अलग टाइप की वनस्पतियां जो है कि आपको दिखाई देगी। मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनस्पतियां का भी क्या होता है, वनस्पतियों में जो है कि आपको बदलाव जो है कि आपको होता है। और इन वनों को हम लोग कितने भागों में, इन वनों को हम लोग दो भागों में जो है कि आपको बांट के पढ़ा जाता है, दो भागों में। एक है उत्तर पर्वतीय मैदान की वनस्पतियां, और एक है दक्षिण पर्वतीय मैदान की क्या होगी, वनस्पतियां यानी वन जो है कि आपको होगी। आइएगा, आगे क्या बोलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से
टुंड्रा में जो है कि आपको पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां जो है कि आपको पाई जाती है। हिमालय के गिरिपाद मतलब हिमालय के सबसे निचला हिस्सा होता है उसे कहते हैं गिरिपाद। गिरिपाद में पर्णपाती वनस्पतियां जो है कि आपको पाई जाती हैं, जिसके जिसके बाद जो है कि 1000 से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई की आर्द्र शीतोष्ण जो है कि आपको कटिबंध प्रकार की क्या होती है, वने जो है कि आपको पाई जाती है। आगे क्या बोलता है, अगला बोलता है कि उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर जो है कि आपको पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल की पहाड़ी इलाकाओं में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्ट चेस्टनट है ना, चेस्टनट जो है कि आपको जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इन क्षेत्र में जो है कि आपको 1500 से लेकर 750 मीटर तक, नहीं सॉरी, 1500 से लेकर 1750 मीटर तक की जो है कि ऊंचाई पर व्यापारिक जो है कि आपको महत्व वाले चीड़ के जो है कि आपको वन जो है कि क्या होते हैं, चीड़ के वन जो है कि आपको पाए जाते हैं। यह देखिएगा, यह सबसे निचला रेंज जो है कि आपको क्या होगा, यह सबसे निचला पश्चिमी हिमालय का सबसे निचला रेंज जो है कि आपको होगा। और ये पश्चिमी हिमालय का रेंज देखिएगा, इसकी ऊंचाई जो होती है 2225 मीटर से लेकर 3048 मीटर तक जो है कि आपको होती है। इसमें ब्लू पाइन और स्प्रूस जो है कि आपको वृक्ष जो है कि आपको पाए जाते हैं। और इसी वाले वनस्पति में देखिएगा तो देवदार का, चिनार का, वालम का इत्यादि इत्यादि का पेड़ जो है कि आपको मिलता है। आगे देखिएगा पूर्वी हिमालय रेंज की बात करेंगे, ये पश्चिम का हिमालय का रेंज है जो ऊंचाई ज्यादा है। पूर्वी हिमालय का ऊंचाई जो है कि क्या होगा, कम जो है कि आपको होगा, इसका ऊंचाई 1500 से लेकर 1750 मीटर तक होगा। और यहाँ पर चीड़ के वृक्ष जो है कि मुख्य रूप से पाए जाएंगे। और यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाएंगे वो चौड़ा पत्ती वाले सदाबहार वन जो है कि आपको पाए जाएंगे। और यह वन जो है कि आपको कौन कौन होंगे, ओक और चेस्टनट जो है कि आपको होने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पर ऊंचाई के साथ बोल रहा है 1000, पहला ये जो है कि डेटा 1000 का है, दूसरा ये लाइन 2000 का, तीसरा 3000 का, चौथा 4000 का। तो बोल रहा है कि पहला 1000 मीटर तक की ऊंचाई में जो वनस्पतियां पाई जाती है वह कौन सी वनस्पतियां होती है, वह होती है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनस्पतियां जो है कि आपको पाई जाती है, जिसका ऊंचाई 1000 मीटर तक होता है। 1 से 2000 मीटर तक जिसका ऊंचाई होता है, वह जो वनस्पतियां पाई जाती है उस वाले इलाका में वो होती है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जो है कि आपको वन जो है कि आपको पाई जाती है। और 2 से 3000 के बीच या 3000 से ऊपर का जो वृक्ष पाया जाता है उसमें जो है कि आपको सिल्वर जो है कि आपको फर, जूनिफर है ना, पाइन, वच, रोडोडो जो है कि आपको ड्रोन आदि की वृक्ष जो है कि आपको पाई जाती है। 3000 के आसपास में जो है कि आपको ऊंचाई में यह जो है कि आपको वनस्पतियां पाई जो है कि आपको जाती हैं। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है, हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य जो है कि वृक्ष प्रजाति देवदार के वृक्ष जो है कि आपको वन पाए जाते हैं। मतलब हिमालय के किस दिशा में है, तो हिमालय के ये पश्चिम के दिशा में जो है कि आपको होगा। और वृक्ष का क्या नाम है, देवदार का वृक्ष जो है कि आपको होने वाला है, देवदार का वन जो है कि आपको पाया जाता है। देवदार की लकड़ी अधिक जो है कि आपको मजबूत होती है और यह निर्माण कार्यों के लिए क्या होती है, निर्माण कार्यों के लिए इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। किसका, देवदार लकड़ी का प्रयोग जो है कि आपको निर्माण कार्यों के लिए जो है कि आपको किया जाता है। आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि इस तरह चिनार और दौलन जिसकी लकड़ी जो है कि आपको कश्मीर जो है कि आपको हस्तशिल्प मतलब कश्मीर का जो लोकल यूनिट बनता है, हस्तशिल्प जो बनता है उसके लिए भी जो है कि आपको क्या होता है, चिनार की लकड़ी का उपयोग जो है कि आपको किया जाता है ना। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जो है कि आपको प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं ब्लू जो है कि आपको पाइन और स्प्रूस 2.2225 से लेकर 3.048 तक जो है कि आपको मीटर तक ऊंचाई वाली वनस्पतियां जो है कि आपको मिलती हैं। और इन ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी जो है कि आपको उगते हैं, जिससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइंस वन और चारागाह जो है कि आपको पाए जाते हैं। 3000 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर जो है कि आपको फर्श है ना, जूनिफर, पाइन, बर्च और रोडो जो है कि आपको डेंड्रॉन आदि के वृक्ष जो है कि आपको पाए जाते हैं। आगे बोल रहा है कि शीत प्रवास मतलब कि ठंडा के समय, शीत ऋतु के समय शीत प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया, इन जो है कि आपको चारागाहों का पशु चारा के रूप में जो है कि आपको क्या करते हैं, ये सब शीत प्रवाह क्षेत्र में जो है कि चले जाते हैं तो पशु के चारागाह के रूप में यह सब जो है कि इसका भरपूर उपयोग करते हैं। सूक्ष्म उत्तरी जो है कि आपको ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक जो है कि वनस्पतियां पाई जाती है। और अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा जो है कि आपको वनस्पति जो सबसे अधिक ऊंचाई पे पाया जाएगा वो कैसा वनस्पति होगा, वह होगा टुंड्रा वनस्पति जो है कि आपको होगा। और टुंड्रा वनस्पति में जो है कि मॉस और लाइकेन आदि जो है कि आपको आते हैं। टुंड्रा वनस्पति में दुइये को पूछवे करता है, एक पूछता है मॉस और दूसरा पूछता है लाइकेन। ये मॉस और लाइकेन किस वनस्पति का हिस्सा है, तो टुंड्रा प्रदेश का हिस्सा जो है कि आपको होने वाला है।
आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि दक्षिणी पर्वतीय वन, पर्वतीय जो है कि आपको वन मुख्यतः प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय के 3 भागों में जो है कि आपको मिलते हैं, जिसमें एक पश्चिमी घाट, दूसरा जो है कि आपको विंध्याचल की पहाड़ी, और तीसरा जो है कि आपको नीलगिरी की पहाड़ी। यह 3 जो है कि आपको बोल रहा है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी कहा गया, नीलगिरी की श्रृंखलाओं में मिलती। चूंकि ये श्रृंखला उष्ण कटिबंधीय में जो है कि आपको पड़ता है, और यह इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितना मीटर, तो 1500 मीटर है। इसलिए यहाँ ऊंचाई ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले वाले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। जैसे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जो है कि आपको प्रांतों में, पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पतियां विशेषकर जो है कि आपको पाई जाती है। वही नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी के पहाड़ी में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को, है ना, सेलॉस जो है कि आपको कहते हैं, सेलास जो है कि आपको नाम से जाना जाता है। और इन वनों में पाए जाने वाले जो है कि आपको वृक्षों को, है ना, मंगलोनिया, मंगलोनिया जो है कि आपको रेलेल और सिनकोना आदि और बैटल अत्यधिक जो है कि आपको क्या होता है, आर्थिक जो है कि आपको महत्व का वृक्ष जो है कि आपको होता है। और इन वृक्ष सतपुरा और मैकाल श्रेणियों में भी जो है कि आपको पाए जाते हैं। और रुद्राक्ष का पेड़, जिससे रुद्राक्ष निकलता है, रुद्राक्ष का पेड़ जिसे स्थानीय भाषा में, है ना, विंकम मारम के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है, जिससे आपको क्या निकलता है, रुद्राक्ष जो है कि पढ़ने वाला जो है कि आपको निकलता है। आगे क्या बोलता है, अगला बोलता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय आपको पता होगा कहाँ है इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय जो है कि आपको होगा देहरादून, जो है कि उत्तराखंड में इसका मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। भारतीय वन सर्वेक्षण की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब किया गया, इसकी स्थापना हुआ है 1 जून 1981 को। भारतीय वन सर्वेक्षण का क्या हुआ है, स्थापना जो है कि आपको हुआ है। और भारतीय वन सर्वेक्षण का 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, मतलब कि छोटा छोटा कार्यालय हर एक दिशा में ये काम जो है कि आपको करता है। इसका देखिएगा तो पहला छोटा कार्यालय जो है कि क्षेत्रीय कार्यालय में पहला शिमला होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, दूसरा कोलकाता होगा पश्चिम बंगाल के अंदर, तीसरा महाराष्ट्र के नागपुर में जो है कि आपको होगा, और चौथा कर्नाटक के बेंगलोर में जो है कि आपका इसका क्षेत्रीय कार्यालय होगा। किसका, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो है कि आपको कार्यालय होगा। लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर जो है कि आपको उत्तराखंड के देहरादून में जो है कि आपको होगा। और पहली बार वन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था, पहली बार हुआ था 1987 ईस्वी में जो है कि आपको हुआ था। और बताइए 1987 में वन रिपोर्ट हुआ था, कितने वर्षों के अंतराल पे वन रिपोर्ट जारी किया जाता है, कितने वर्षों के अंतराल पे वन रिपोर्ट जारी किया जाता है, प्रश्न ये है। 2 साल। हाँ, 2 साल, कितना साल, 2 साल, 2 साल के अंतराल पे जो है कि आपको क्या होता है, वन रिपोर्ट जो है कि आपको जारी होता है। और 1988 में प्रथम जो है कि आपको वन नीति में संशोधन कर दिया गया। तो पूछेगा पहला वन नीति कब आया था, तो पहला वन नीति था 1952 का। 1952 के बाद जो संशोधन हुआ 1988 में संशोधन हुआ, और 1988 में प्रथम वन नीति में संशोधन कर वन नीति 1988 को क्या किया गया, लागू कर दिया गया। और इसी वन नीति में बोला गया कि भारत में वन कितना परसेंट चाहिए, 33% जो है कि आपको वन चाहिए, कितना परसेंट चाहिए, 33% जो है कि आपको चाहिए। अब वर्तमान में देखिएगा तो 25 दशमलव कितना परसेंट है वन, 25.17 जो है कि आपको प्रतिशत आपको वर्तमान में दिखाई देगा, वन आपको दिखाई देगा। मतलब चाहिए 33, लेकिन है कितना, वर्तमान में भी बात करेंगे 33% जो है कि आपको होगा। आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि प्रत्येक 2 वर्षों पर वन रिपोर्ट जो है कि आपको जारी होता है। और नवीनतम वन रिपोर्ट के आधार पर देश के 1/3 अथवा 33% जो है कि आपको भाग पर क्या होना, वन जो है कि आपको होना अनिवार्य जो है कि आपको माना गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि इस नीति के अनुसार मैदानी भागों में 20% तथा पर्वतीय भागों में जो है कि आपको कितना परसेंट, 60% पर जो है कि आपको वन होना अनिवार्य जो है कि बताया गया है। वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रति 2 वर्ष पर वन नीति को जो है कि आपको जारी किया जाता है। और वन महोत्सव की बात करेंगे, वन महोत्सव का जनक किसे माना जाता है, वन महोत्सव का जनक माना जाता है के.एम. मुंशी को जो है कि आपको माना जाता है, के.एम. मुंशी को माना जाता है। ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अगला जो चैप्टर है, अगला है आपका भारत की मृदाएं। अच्छा चैप्टर है भारत की मृदाएं, मतलब मिट्टी के बारे में जो है कि आपको होगा। आइएगा, भारत की मृदाएं, भारत की मिट्टी को जो है कि आपको देखते हैं। देखिएगा पहला क्या बोलता है, बोल रहा है कि भूपृष्ठ के ऊपरी परत परत होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, भूपृष्ठ के ऊपरी परत को हम लोग मृदा कहते हैं। जिसका निर्माण जो है कि आपको किससे होता है, तो इसका निर्माण जो है कि आपको चट्टान चूर्ण से,
या ह्यूमरस से जो है कि आपको, या इसके योगे से जो है कि आपको इसका निर्माण जो है कि आपको होता है। ह्यूमरस वनस्पतियां और जीव जो है कि आपको जंतुओं का सड़ा गला क्या होता है, ह्यूमरस जो होता है वनस्पति या जीव जंतुओं का सड़ा गला जो है कि आपको अंश होता है, सड़ा गला उसका भाग होता है, जिससे क्या होता है, जिससे मिट्टियों का निर्माण जो है कि आपको होता है। आगे बोल रहा है कि समस्त जीव मंडल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से पोषण जो है कि आपको करते हैं। मतलब अगर हम लोग को भी देखिएगा, समस्त जीव मंडल मतलब जो भी सारे जीव हैं वो इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से किससे जो है कि अपना पोषण कर रहा है, तो अपना पोषण जो है कि आपको मिट्टी से कर रहा है। अगर मिट्टी नहीं होता तो क्या हम लोग का पोषण होता? देखिएगा जितना साग सब्जी उगता है सब मिट्टी में उगता है, और हम लोग साग सब्जी को खाते हैं ना। तो मिट्टी अगर नहीं होगा तो हम लोग के लिए भी क्या हो जाएगा, दिक्कत जो है कि आपको हो जाएगा। यही बात यहाँ पर बोलता है कि समस्त जीव मंडल या तो प्रत्यक्ष रूप से, या तो कैसे, या तो अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से पोषण ग्रहण करते हैं। अंततः मृदा मंडल को जैविक जो है कि आपको क्या कहा गया है, मृदा मंडल को जैविक भट्टी भी जो है कि आपको कहा गया है। क्या कहा गया है? जैविक भट्टी भी कहा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैविक भट्टी किसे कहा जाता है, तो यह मिट्टी को जो है कि आपको जैविक भट्टी जो है कि आपको कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मिट्टी का अध्ययन की बात करेंगे, इसका अध्ययन जो है कि आपको कहलाता है कौन सा? पेडोलॉजी जो है कि आपको कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी जो है कि आपको कहलाएगा। ठीक है। और जबकि चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, और चट्टानों का अध्ययन पूछेगा, चट्टानों का अध्ययन क्या, तो चट्टानों का अध्ययन जो है कि आपको कहलाएगा, क्या कहलाएगा? पेट्रोलॉजी जो है कि आपको कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेट्रोलॉजी जो है कि आपको कहलाएगा। क्लियर है ना? पेट्रोलॉजी कहलाएगा। आगे चलते हैं, आगे आगे देखिएगा। आगे बोलते, आगे क्या बोलता है कि सर्वप्रथम भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण का प्रयास जो है कि आपको किसके द्वारा किया गया, तो सर्वप्रथम भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण का प्रयास जो है कि आपको वायलर और लीदर के द्वारा जो है कि आपको, लीदर के द्वारा जो है कि आपको प्रस्तुत किया गया या किया गया था, इसके द्वारा प्रयास जो है कि आपको किया गया था। और स्वतंत्रता के पश्चात एसबी राय के द्वारा, किसके द्वारा? एसपी राय के द्वारा किए गए अनुसंधान और पर्यवेक्षण के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसी को आईसीएआर के नाम से जानते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड क्या होगा, एग्रीकल्चर एंड रिसर्च होगा। इसने भारतीय मिट्टी को कितने प्रकार में बांटा है, तो भारतीय मिट्टी को देखिएगा कितने प्रकार में बांट दिया है, भारतीय मिट्टी को बांटा है 8 प्रकार में जो है कि आपको बांटा है। बार बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि भारतीय मिट्टी को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो भारतीय मृदाओं को कितना प्रकार है, 8 प्रकार में बांटा गया है। और 8 गो प्रकार है, और 8 गो प्रकार का सब प्रकार की बात करेंगे, उप प्रकार कितना है, 27 गो प्रकार भी जो है कि आपको होने वाला है। मतलब 8 गो कौन सा प्रकार है इसके बारे में सुनिएगा। पहला पहला कौन सा मृदा आपको दिख रहा है? पहला दिख रहा है जलोढ़, है ना? पहला दिख रहा है जलोढ़ मृदा जो है कि आपको दिख रहा है। दूसरा जो मृदा का प्रकार दिख रहा होगा, यह दिख रहा है लाल और पीली मृदा जो है कि आपको दूसरा है ना? पहला जलोढ़ मृदा है, दूसरा लाल या पीली मृदा है। तीसरा मृदा की बात करेंगे, तीसरा कौन है? काली मृदा जो है कि आपको तीसरा मृदा होगा। चौथा मृदा की बात करेंगे, चौथा कौन होगा? चौथा जो है कि आपको होगा लेटेराइट जो है कि आपको होगा। पांचवा की बात करेंगे, पांचवा होगा पर्वतीय या वन मृदा होगा। छठा मृदा की बात करेंगे, शुष्क क्षेत्र का मरुस्थल या मृदा या मरुस्थलीय क्षेत्र का मृदा जो है कि आपको छठा होगा। सातवां मृदा की बात करेंगे, पीटमय मृदा जो है कि आपको सातवां मृदा होगा। और आठवां मृदा की बात करेंगे, आठवां है लवणीय या क्षारीय मृदा जो है कि आपको हो गया। अच्छा, तो ये बताइए कि ये 8 प्रकार का मृदाओं को अलग अलग जो है कि रूपों में बांटा है, ये कौन बांटा है? एसपी राय एसपी कौन? करके, एसपी हाँ, एसपी करके आईसीएआर बांटा है। आईसीएआर जो है कि आपको बांटा। आईसीएआर का पूरा नाम क्या था? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। यह जो है कि भारत में कृषि संबंधित ये संस्था है जो अपना सब कुछ जारी करता है, ठीक ना? इसी संस्था के द्वारा भारतीय मिट्टी को कितने भागों में बांट दिया गया? भारतीय मिट्टी को 8 भागों में जो है कि आपको बांटा गया। 8 भाग था। और सब प्रकार की बात करेंगे, इसके छोटे छोटे रूप कितने थे इसके अंदर? 27 इसके छोटे छोटे 27। रूप 27 जो है कि आपको और उप प्रकार एसपी जो है कि करके आपको थे। पढ़े थे हाँ? वो क्या था सर जी? एसपी करके नहीं क्या? पढ़े थे पूरा? एसपी एसपी राय, एसपी राय, एसपी राय जो है कि आपको था। एसपी राय इसका जो है कि आपको क्या था? रिसर्चर था। आईसीएआर का क्या था? रिसर्चर था। यही रिसर्चर जो है कि आपको बताया था, है ना? 8 प्रकार जो है कि आपको बताया था। ठीक, आगे देखिएगा। मिट्टी के बारे में समझिएगा, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर मिट्टी के बारे में बोल रहा है ना? देखिएगा,
सबसे पहला यहाँ पर तीन गो चीज आपसे लिखा होगा, एक है आपका रेत लिखा है, दूसरा गाद लिखा है, तीसरा क्या लिखा है, मृतिका यानी क्ले जो है कि आपको लिखा है ना। और ये जी तीनों का मिश्रण ही आपको कौन सा मृदा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये तीनों का मिश्रण ही दोमट मृदा जो है कि आपको दिखाई दे रहा है। कैसा दिख रहा है, दोमट दिख रहा है। तो इसमें बोलता है कि जो रेत होता है ये सबसे छोटे कणों वाले जो है कि मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, जिसके कण एकदम बारीक होते हैं, जिसके कण एकदम छोटे छोटे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं रेत कहा जाता है, या सेंड जो है कि आपको कहा जाता है। सेंड का कण क्या होता है, एकदम छोटा छोटा कण जो है कि आपको होता है। अच्छा, छोटा के बाद बीच वाला यानी जिसके कण मध्यम वाले कण कण होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गाद। गाद यानी कादो के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ठीक। और तीसरा जो होता है कि सबसे बारीक कणों वाली मृदाओं को, बारीक मतलब कि एकदम छोटा छोटा, बारीक मतलब एकदम छोटा छोटा, सबसे बारीक कणों वाली मृदाओं को जो है कि आपको क्या कहा जाएगा, मृतिका कहा जाएगा, क्ले जो है कि आपको कहा जाएगा, क्ले, जिसको मिट्टी जो है कि आपको कहते हैं। और इसी का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा, तीनों का 1/3 करेंगे तो 33 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और यही 100% ये कौन सा मृदा का फॉर्मेशन कर दिया यहाँ पर, यह जो मृदा का फॉर्मेशन कर दिया है, यह जो है कि आपको कौन है, दोमट मृदा जो है कि आपको होने वाला है। कौन सा मृदा होगा, दोमट मृदा जो है कि आपको होगा। क्लियर है। अब जरा सुनिएगा, जब नदी बहती है, यहाँ देखिएगा नदी का फ्लो हो रहा है ना, ये नदी क्या हो रहा है, बह रहा है, नदी जो है कि आपको बह रहा है ना। ये क्या बोल रहा है सुनिएगा, जब नदी बहती है ना, तो ऊपरी जो क्षेत्र में जब नदी बहती है, जब ऊपर से ग्लेशियर से पिघलने के बाद जब जो है कि आपको नदी बहते हुए आगे निकलती है, तो वहां पर जिस मृदा का निर्माण हुआ ऊपरी क्षेत्र में, ये कैसा मृदा का निर्माण हुआ है, तो रेतीली मृदा का निर्माण जो है कि आपको होता है। ऊपरी क्षेत्र में जब नदी बहती है, तो ऊपरी क्षेत्र में जिस मृदा का निर्माण हुआ है वह कौन सा मृदा है, वह है आपका रेतीली मृदा जो है कि आपको होने वाला है। मध्यवर्ती मतलब कि बीच वाला भाग में जब जो है कि जमीन पे बहती है, वहां पर जो मृदा का निर्माण होता है, वह कौन सा मृदा का निर्माण होता है, तो वह गाद युक्त मृदा का निर्माण जो है कि आपको होता है। आज जब नदी निम्नवर्ती क्षेत्र में जब ढलानों पर जो है कि आपको बहती है, मतलब कि निम्न जब जाती है, समुद्र के पास मिलने वाली होती है, वहां पर जो मृदा का निर्माण करती है वह कौन सा, मृतिका यानी डोमट का निर्माण निर्माण जो है कि आपको करती है। और डोमट में अभी देखे हैं कौन कौन जो है कि आपको तीन गो यूनिट था मिलके डोमट बना था, कौन कौन तीन गो यूनिट मिलके डोमट बना था, रेत था, गाद था, और ये मृतिका। मृतिका था। हाँ, रेत था, गाद था, और कौन था, मृतिका जो है कि आपको था। ये तीनों मिलाकर किसका निर्माण किया था, डोमट का दोमट। निर्माण जो है कि आपको किया था, है ना। जब नदी मध्य अवस्था में, मध्यवर्ती में जब रहता है, तब उस समय नदी जो है कि आपको कौन सा मृदा का निर्माण करता है, मध्यवर्ती अवस्था गाद। में गाद का। गाद का, हाँ, गाद युक्त जो है कि आपको डोमट का निर्माण जो है कि आपको करता है। और जब ऊपरी अवस्था में रहता है तब कौन सा मृदा का निर्माण करता है, ऊपरी अवस्था में रहता है तो रेत। रेतीली डोमट का क्या, हाँ, देखिए। रेतीली डोमट का निर्माण जो है कि आपको करता है, रेतीली डोमट का निर्माण जो है कि आपको करता है। आइए सबसे पहला जो मृदा पे चर्चा करेंगे, वो मृदा है आपका कौन सा, जलोढ़ मृदा जो है कि आपको होने जलोढ़। वाला है। आइएगा जलोढ़ मृदा पे देखिएगा, सबसे पहला जो चर्चा होगा वो जलोढ़ मृदा पे होगा। भारत में अगर पूछेगा सर्वाधिक मृदा, सबसे अधिक कौन सी मृदा भारत में पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रों में विस्तृत जलोढ़। है, जलोढ़ मृदा सबसे अधिक जो है कि आपको विस्तृत जो है कि आपको होगा। मतलब सबसे अधिक मृदा जिसका विकास हुआ है तो वह हुआ है जलोढ़ मृदा का विकास जो है कि आपको हुआ। क्लियर है बात, आगे चलिएगा। इसमें इसका लगभग कुल भूभाग का कितना परसेंट, कुल भूभाग का जो है कि आपको 43% भाग जो है कि आपको किसका बनेगा, जलोढ़ का जो है कि आपको रहता है। मतलब कि टोटल अगर 100% मृदा है ना भारत में, तो 100% का 43% मृदा किस मृदा का है, बना हुआ है। तो यह होगा आपका जलोढ़ मृदा जो है कि आपको होगा, ठीक है, मिलती है। तथा यह एक जो है कि अनुमंडलीय जो है कि आपको क्या होगी, मृदा जो है कि आपको होने वाली है। इस मृदा का विकास किसके द्वारा हुआ है, तो इस मृदा का विकास पूछेगा जलोढ़ मृदा का, नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं, उस अवसाद के जमाव से जिस मृदा का विकास हुआ है, उस मृदा का क्या नाम है, उस मृदा का नाम है जलोढ़ मृदा जो है कि आपको होने वाला है। मतलब यहां से यह क्लियर हो चुका है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से यानी गाद से जो है कि जिस मृदा का निर्माण हुआ है वह कौन सा मृदा है, वह जो है कि आपको होगा जलोढ़ मृदा जो है कि आपको होगा। ठीक, आगे देखिएगा। अगला बोलता है कि इस मृदा में किसकी जो है कि अधिकता होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस मृदा में पोटास की अधिकता होती है और चूने की अधिकता होती है। देखिएगा, दो ही चीज का अधिकता होता है, बार बार यही चीज पूछा जाता है। सबको लगता है क्या कमी वाला, सबको याद रहता है नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन पूछता है कि किसकी अधिकता होती है, तो दो चीज की अधिकता होती है। कौन सा दो चीज है यहाँ पर, एक है पोटास और दूसरा है चूना, है ना।
चूना और पोटाश की यहाँ पर क्या होती है, चूना और पोटाश की इस मृदा में, जलोढ़ मृदा में अधिकता होती है। जबकि कमी की बात करेंगे, कमी होता है किसका किसका, देख लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की क्या होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की क्या होती है, इसमें जो है कि आपको कमी होती है। मतलब अधिकता में पोटाश और चूना की अधिकता होता है, और कमी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की क्या होती है, ह्यूमरस की कमी जो है कि आपको होती है। और इसका विस्तार उत्तरी जो है कि आपको, उत्तरी का विशाल मैदान में जो है कि किस मृदा का विस्तार हुआ है, उत्तरी के विशाल मैदान में तो जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है कि आपको हुआ है। तो तटीय मैदानों में भी किस मृदा का विस्तार हुआ है, तटीय मैदानों में भी देखिएगा तो किस मृदा का विस्तार हुआ है, जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है कि आपको हुआ है। क्लियर है, जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है कि आपको हुआ है। आगे देखिएगा, पहला टाइप खत्म हो चुका है, जलोढ़ मृदा। दूसरा कौन सा है, दूसरा है लाल या पीली मृदा। कौन है, लाल या पीली मृदा जो है कि आपको होगा। चलिएगा, लाल या पीली मृदा पर आते हैं, सुनिएगा इसके बारे में क्या बोल रहा है। लाल या पीली मृदा बोल रहा है कि इस मृदा का विकास जो है कि आपको प्राचीन, है ना, रवेदार जो है कि आपको अगण्य और कयांत्रित चट्टानों के अपक्षय मतलब कि टूट फूट से, अच्छा तो अगण्य और कयांत्रित, कयांत्रित यानी रूपांतरित चट्टानों के टूट फूट से जिस मृदा का निर्माण हुआ, वह मृदा कौन सा है, कौन सा मृदा का निर्माण हुआ, अगण्य या कयांत्रित, हाँ काली, लाल या काली, लाल या पीली है, काली नहीं है, लाल या पीली जो है कि आपको मृदा का निर्माण जो है कि आपको हुआ है। ठीक है, पहला नंबर तो बात यही हो गया। दूसरा बात यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस मृदा में आयरन ऑक्साइड की क्या होती है, आयरन ऑक्साइड की प्रधानता होती है। तो यहां से भी सवाल बनाएगा कि आयरन ऑक्साइड की प्रधानता जो है कि किस मृदा में हो रही है, आयरन ऑक्साइड की प्रधानता, तो यह हो रही है आपको लाल या पीली मृदा में जो है कि आपको हो रही है। लाल होगा तो वहां पर आयरन की मात्रा अधिक जो है कि आपको मात्रा में पाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होगी। जबकि यहाँ पर भी तीन चीज का कमी होगा, देख लीजिए किसका किसका कमी होगा, एक हो गया नाइट्रोजन, दूसरा हो गया फास्फोरस और तीसरा हो गया ह्यूमरस, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है। इससे पहले वाला जो मृदा देखे हैं उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की कमी हो रही थी। कौन सा मृदा देखे हैं इससे पहले वाला, जलोढ़। जलोढ़ मृदा, जलोढ़, है ना। जलोढ़ मृदा में दो चीज की अधिकता थी, बताइए कौन कौन चीज का अधिकता था, पोटास और चूना। हाँ पोटास और चूना का, हाँ चूना का अधिकता था। और यहाँ पर लाल या पीली मृदा में अधिकता किसका है, किसकी प्रधानता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की प्रधानता आयरन जो है कि आपको होने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस मृदा में, इस मृदा का सर्वाधिक जो है कि आपको विकास देखिएगा तो कहां पर देखने को मिलेगा, प्रायद्वीपीय भारत में इस मृदा का सबसे अधिक विकास देखने को मिलेगा। साथ साथ पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में भी, और पश्चिमी पश्चिमी घाट के कुछ गिरिपाद स्थिति क्षेत्रों में यह लाल लाल डोमट मृदा का निर्माण के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। और यह मृदा के क्षेत्र में मोटे अनाज की क्या की जाती है, यह मृदा के क्षेत्र में मोटे अनाज की कृषि की जाती है। मतलब यहाँ से भी यह सवाल निकल चुका है कि लाल या पीली मृदा में किस अनाज की खेती की जा सकती है, तो लाल या पीली मृदा में मोटे अनाज की खेती जो है कि आपको किया जा सकता है। अगले जो मृदा के टाइप में चलते हैं, अगला है काली मृदा। कौन सा है, काली मिट्टी। काली मिट्टी की बात करेंगे, काली मिट्टी का याद रखिएगा, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से जो है कि इसका निर्माण हुआ है। देखिएगा, इसका विकास बेसाल्ट या लावा चट्टानों के जो है कि अपक्षय मतलब कि टूटने फूटने से जो है कि इसका विकास जो है कि आपको हुआ है। तो बेसाल्ट चट्टानों को टूटने फूटने से कौन सा मृदा का निर्माण हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण जो है कि आपको हुआ है ना। लेकिन अगण्य और केंद्रीय चट्टान के अपक्षय मतलब टूटने फूटने से कौन सा मृदा का विकास हुआ था, लाल पीली। हाँ लाल लाल, जलोढ़, जलोढ़ नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से था, इसीलिए बोलते हैं कि याद रखिए, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ था। ठीक है ना। और उसके बाद जो अगण्य और केंद्रीय चट्टानों के अपक्षय मतलब टूटने फूटने से जिस मृदा का निर्माण हुआ था वो लाल या जो है कि आपको पीली मृदा था, लाल या पीली मृदा था। काली मृदा बोलेगा तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से, किस चट्टानों के टूटने फूटने से, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से, है ना, काली मृदा का निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण जो है कि आपको हुआ है। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, काली मिट्टी को हम लोग रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और काली मिट्टी को किस खेती के लिए जाना जाता है, कपास की खेती के लिए जो है कि आपको जाना जाता है। इसलिए कपासी मिट्टी भी जो है कि इसको क्या कहते हैं, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी जो है कि आपको कहते हैं। इस मृदा में सर्वाधिक जो है कि आपको नमी धारण करने की क्षमता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि वह कौन सी मृदा होती है जिसमें नमी धारण करने की क्षमता पाई जाती है। तो नमी धारण करने की क्षमता पाई जाती है काली मिट्टी में जो है कि आपको नमी धारण करने की क्षमता पाई जाती है। यह मृदा जल ग्रहण करके फूल हो जाती है, फूल हो जाती है मतलब कि जल ग्रहण कर देती है ना, तो हाँ फूल जाती है, फूल जाती है मतलब कि यह पूरा दही की तरह हो जाती है ना।
दही की तरह हो जाती है। जब ये जल अपने अंदर समा लेती है ना, इसके अंदर अगर जल दे दीजिएगा ना तो दही के समान जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। और ये चिपचिपा हो जाएगा, दही भी देखिएगा चिपचिपा जो है कि आपको हो जाता है। लेकिन जब ये मृदा सूख जाती है, अगर तो पानी दे दिया, जब ये मृदा धूप के कारण सूख जाएगी तो यह मृदा में क्या पड़ जाता है, यह मृदा में दरार पड़ जाता है, दरार जो है कि आपको पड़ जाता है। इसीलिए इसी मृदा को कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मृदा। 1000 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि स्वतः जुताई वाली मृदा किस मृदा को कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मृदा काली मिट्टी को जो है कि आपको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी पड़ने पर ये भींग कर गाद यानी कादो का रूप जो है कि आपको ले जाता है, फूल जाता है। और सूखने के बाद इसमें क्या हो जाता है, इस मृदा में दरार पड़ जाता है। इसलिए जैसे ही दरार पड़ जाएगा ना तो इसे कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मृदा जो है कि आपको कहा जाता है काली मृदा को। और याद रखिएगा काली मृदा को अंतरराष्ट्रीय बाजार में चारनोजियम मृदा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं काली मृदा को अंतरराष्ट्रीय बाजार में? चारनोजियम के नाम से भी जो है क्या। ठीक, आगे देखिएगा। आगे बोलता है कि इस मृदा का विस्तार मुख्य रूप से गुजरात में, सौराष्ट्र में, मालवा के पठार में, राजमहल के क्षेत्र में और प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन के पठारी क्षेत्र में जो है कि किस मृदा का विस्तार में देखने को मिलेगा, तो यह काली मृदा का विस्तार जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। इस मृदा में किसकी किसकी, तो इस मृदा में लोहा की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिना की, चूना की, पोटास की अधिकता होती है, याद रखिएगा। लेकिन कमी की बात करेंगे, कमी यहाँ पर भी वही 3 चीज का कॉमन कमी हो रहा है। किसका किसका कॉमन कमी हो रहा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी हो रही है। किसकी किसकी कमी हो रही है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ह्यूमरस की कमी हो रही है। लेकिन अधिकता किसकी किसकी हो रही है? तो लोहा की अधिकता है काली मृदा में, मैग्नीशियम की अधिकता है, एल्यूमिना की अधिकता, और चूना और पोटास की क्या होगी? चूना और पोटास की भी अधिकता जो है कि आपको होगी किस मृदा में? काली मृदा में जो है कि आपको होगी। काली मृदा किसकी कृषि के लिए जानी जाती है? काली मृदा कपास कपास की, हाँ कपास की खेती के लिए जो है कि आपको जानी जाती है। स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को काली मिट्टी को जो है कि आपको कहा जाता है। जल धारण करने की क्षमता किस मृदा में होती है? काली मिट्टी में काली मिट्टी में जो है कि आपको होती है। आगे चलिएगा, अगला कौन सा मिट्टी है? अगला है लेटेराइट मिट्टी। कौन सा है? लेटेराइट मिट्टी जो है कि अगला होने वाला है। आइएगा लेटेराइट मिट्टी पर आते हैं। क्या बोलता है कि लेटेराइट यह एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द किससे बना हुआ है? तो लैटिन शब्द लेटर से बना हुआ है। लेटर से बना हुआ शब्द है कौन सा? लेटेराइट जो है कि आपको शब्द बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लेटर का शाब्दिक अर्थ होता है ईंट, होता है ईंट, ईंट है ना, ईंट होता है। ठीक है। लेटराइट के बारे में बोलता है कि यह मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होता है। मतलब कि जहां पर हाई टेम्परेचर होगा वहां पर इस मृदा का विकास होगा, या नहीं तो क्या ज्यादा होगा वहां पर विकास होगा? जहां पर बारिश ज्यादा होगा, हाई बारिश होगा। या तो हाई टेम्परेचर होगा वहां पर लेटराइट का विकास होगा, या हाई क्या होगा? भारी वर्षा होगा, वहां पर किस मृदा का विकास होगा? वहां पर जिस मृदा का विकास होगा वो होगा आपका लेटराइट मृदा का जो है कि आपको विकास होगा। यह मृदा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाला, अच्छा उष्ण कटिबंधीय वर्षा क्षेत्र में कितना जो है कि सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है? कल ही बताए हैं कितना सेंटीमीटर से अधिक होता है उष्ण कटिबंधीय वाला में? 200 सेंटीमीटर, बिल्कुल 200 सेंटीमीटर से क्या होता है? अधिक जो है कि आपको वर्षा होता है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक हुआ मतलब कि ज्यादा वर्षा वाला स्थान जो है कि आपको हुआ। तो ज्यादा वाला वर्षा वाला स्थान होगा वहां भी इस मृदा का विकास होगा। या जहां पर हाई टेम्परेचर जो है कि आपको होगा वहां पर भी कौन सा मृदा का विकास होगा? वहां पर भी जो है कि आपको होगा लेटराइट मृदा का विकास होगा। लेकिन एक बात यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वह मृदा कौन सा है जिसमें निक्षालन का प्रोसेस बहुत तीव्र होता है, मतलब लीचिंग प्रोसेस बहुत तीव्र जो है कि आपको होता है, तो वह मृदा जो है कि आपको लेटराइट मृदा है। निक्षालन का मतलब होता है कि पानी जब जो है कि आपको आती है ना, जब वर्षा होती है तो इसकी एक परत धुल के नीचे चली जाती है और फिर से नया परत जो है कि आपको आ जाता है। मतलब निक्षालन, लीचिंग का प्रोसेस जो है कि किस मृदा में सबसे अधिक जो है कि आपको होता है? तो यह होता है लेटराइट मृदा में सबसे अधिक जो है कि आपको होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। वर्षा के साथ जब वर्षा होती है तो चूना और जो है कि आपको सिलिका का क्या होता है? निक्षालन का मतलब होता है बह जाना। चूना और सिलिका इस मृदा से क्या होता है? इस मृदा से जो है कि आपको बह के चला जाता है नीचे, है ना। और लोहा ऑक्साइड और एल्यूमिना के यौगिकों का भरपूर जो है कि मृदाओं में क्या रह जाता है? शेष बच जाता है। कौन कौन बह जा रहा है? 2 चीज बह जा रहा है। कौन कौन? चूना और सिलिका बह के जो है कि आपको आगे निकल जा रहा है, बह जा रहा है। अब बच कौन कौन रहा है देखिए तो, लोहा का ऑक्साइड बच रहा है और एक कौन बच रहा है? एल्यूमिनियम जो है कि आपको यौगिक जो है कि आपको बच जा रहा है। ये दोनों जो है कि आपको बच जा रहा है। और जो है कि बह कौन जा रहा है? पानी के
पानी जब हो रहा है तब बह हाँ रहा है, सही चूना है। और सिल्का जो है कि आपको बह जा रहा है, निच्छालन जो है कि आपको प्रोसेस होता है। तो यहाँ से सवाल निकालेगा, निच्छालन प्रोसेस किस जो है कि मृदा में सबसे तीव्र होती है, तो निच्छालन होती है आपको कहाँ पे होगा, लीचिंग प्रोसेस लेटेराइट मृदा में सबसे लेटराइट में। अधिक जो है कि आपको होगा। ठीक है, आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है। उच्च तापमान, उच्च तापमानों पर आसानी से जो है कि आपको पवने, आसानी से जो है कि आपको पनपने वाले, अच्छा पनपने वाला जीवाणु है, ठीक ना। उच्च टेम्परेचर पर आसानी से जो है कि आपको क्या बोलता है, आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमरस की मात्रा को तेजी से जो है कि आपको क्या कर देता है, तेजी से जो है कि आपको नष्ट जो है कि आपको कर देता है। यहाँ पर जो उच्च तापमान जहां जहां पर मृदा में पाया जाएगा वहां पर ह्यूमरस जो है कि आपको तेजी से जो है कि पनप के क्या करेगा, नष्ट जो है कि आपको कर देगा। लेटेराइट मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। याद रखिएगा यहाँ पर 3 गो का कमी हो जाएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमरस ना होकर यहाँ पर क्या हो गया, ह्यूमरस ना होकर कैल्शियम। यहाँ पर हो गया कैल्शियम हो गया। इसकी कमी जो है कि आपको हो जा रही है लेटेराइट मृदा में जो है कि आपको हो जा रही है। और साथ साथ देखिएगा लोहा ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड और पोटास की क्या होती है, लौह ऑक्साइड और पोटास की यहाँ पर क्या होती है, बहुलता जो है कि आपको पाई जाती है। कौन सी मृदा में, लौह ऑक्साइड और पोटास, लेटेराइट लेटराइट मृदा में में। जो है कि आपको बहुलता जो है कि आपको पाई जाती है। परिणाम स्वरूप लेटेराइट मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है, मतलब कृषि यहाँ पर अच्छे से नहीं किया जा सकता है इस वाले मृदा में। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इस मृदाओं में हम लोग गाद और किसका प्रयोग करते हैं, उर्वरक यानी खाद का प्रयोग जो है कि आपको करना पड़ता है। गाद गाद का प्रयोग और खाद का प्रयोग कर कर इस मृदा को कैसा मृदा बनाया जा सकता है, इस मृदा को उपजाऊ मृदा के रूप में जो है कि आपको बनाया जा सकता है। ठीक ना। यहाँ देखिएगा भारत में इसका विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो भारत में इसका विस्तार तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा और केरल में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। केरल में काजू जैसी वनस्पतियां जो है कि आपको फसलों की खेती जो है कि आपको किया जाता है। काजू की भी खेती किसमें की जा रही है, लेटराइट में जो है कि आपको की जा रही है। खेती के लिए जो है कि आपको लेटराइट मृदा का अधिकतम जो है कि आपको उपयोग जो है कि आपको किया जाता है ना। मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदा का प्रयोग जो है कि हम लोग किसके लिए करते हैं, ईंट बनाने के लिए जो है कि आपको करते हैं। मतलब जो भी ईंट का भट्टा होता है उसमें किस मृदा का प्रयोग किया जाता है, ईंट के भट्टा में ईंट बनाने के लिए तो लेटराइट मृदा का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से जो है कि आपको कहां पर, प्रायद्वीपीय पठारों के ऊंचे क्षेत्रों में जो है कि इस मृदा का क्या हुआ है, इस मृदा का विकास जो है कि आपको हुआ है। और याद रखिएगा लेटराइट मृदा, मृदाएं समान रूप से ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम की पहाड़ियों में मिलते हैं। और असम की पहाड़ी में जब लेटराइट मृदा में चलिएगा ना तो यहाँ पर एक कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है लेटराइट में, चाय की। चाय की हाँ चाय की कृषि जो है कि आपको लेटराइट में जो है कि आपको असम के क्षेत्रों में दिखाई देगा, आपको होते हुए जो है कि आपको दिखाई देगा। ये हो गया पूरा लेटराइट मृदा के बारे में हो गया। अगला जो मृदा है कौन सा मृदा है, अगला है शुष्क या मरुस्थलीय जो है कि आपको मृदा जो है कि आपको, शुष्क यानी सूखा, या मरुस्थल में भी जो है कि देखिएगा तो क्या होगा, सूखा ही होगा। आइए आप, इस मृदा का विकास उच्च जो है कि आपको ताप और निम्न वर्षा वाला क्षेत्र में हुआ है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दुइये गो अंतर है। ऊपर लेटराइट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो टेम्परेचर भी हाई था और वर्षा भी क्या था, वर्षा भी हाई हाई था। था ना। हाँ लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर तो हाई है लेकिन वर्षा क्या है, वर्षा लो है, निम्न। एकदम वर्षा सबसे क्या है, हाँ निम्न है। और जहां पर वर्षा लो हो गया वहां पर कौन सा मृदा का विकास हो गया, शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र की मृदा का जो है कि आपको विकास जो है कि आपको हो गया। क्लियर है, आगे चलिएगा। यह मृदा हल्के लाल रंग से लेकर, है ना, किशमिश रंग के जो है कि आपको होते हैं। हल्का सा लाल रंग से लेकर कैसा रंग का होता है मरुस्थलीय मृदा, तो ये किशमिश का रंग का जो है कि आपको कलर का जो है कि आपको होता है। और यह मोटे कणों वाली जो है कि आपको मृदा होती है, मतलब यहाँ के जो मिट्टी होते हैं इसमें कणों का आकार जो होता है वो मोटे कणों का आकार जो है कि आपको होता है, जिसे केश नली का निर्माण के कारण नमी धारण करने की क्षमता जो है कि आपको कम जो है कि आपको होती है। तो इस वाले मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता क्या होगी, नमी धारण करने की क्षमता जो है कि आपको कम होगी। इस मृदा में नाइट्रोजन, है ना, और नाइट्रोजन और ह्यूमरस की क्या होती है, ह्यूमरस की कमी जो है कि आपको कमी होती है, तथा पोटास, पोटास समान मात्रा में जो है कि आपको, सॉरी फास्फोरस है ना, फास्फोरस समान मात्रा में क्या होते हैं, फास्फोरस समान मात्रा में जो है कि आपको मिलते हैं। और इस मृदा का विकास मुख्य रूप से कहां पर भारत में हुआ है, और थार के मरुस्थलीय में। मरुस्थल में हुआ है। कहां पे हुआ है, थार के मरुस्थल में जो है कि इस मृदा का विकास भारत में मुख्य रूप से देखिएगा तो थार के मरुस्थल में जो है कि आपको दिखाई देगा। क्लियर है बात, आगे चलिएगा। देखिएगा यहाँ पर लिख दिया, वही चीज को अंतर कर दिया है। उच्च टेम्परेचर होगा, उच्च वर्षा होगा तो कौन सा मृदा का निर्माण हो गया, लेटेराइट।
लेटेराइट का हो गया, लेटेराइट का जो है कि आपको हो गया। आवाज आ रहा है ना, लेटेराइट का जो है कि आपको हो गया। अच्छा, बोल रहा है टेम्परेचर तो हाई हो लेकिन वर्षा कम हो तो कौन सा मृदा का निर्माण हो गया? शुष्क। शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र की मृदा का निर्माण जो है कि आपको हो गया। तीसरा बोलता है ना तो निम्न टेम्परेचर और निम्न वर्षा हो तब कौन सा मृदा का निर्माण हो जाएगा? पिटमय मृदा का निर्माण हो जाएगा। तब कौन सा मृदा का निर्माण हो निम्न जाएगा? ताप और उच्च पिटमय। वर्षा ना। अच्छा निम्न, अच्छा ऊंच है, सॉरी 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 सॉरी, हम जी। दोनों को निम्न बना दिए, ठीक ना। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न टेम्परेचर होना चाहिए, अब वर्षा क्या होना चाहिए? वर्षा हाई होना चाहिए, टेम्परेचर डाउन होना चाहिए, तब जाकर जो है कि कौन सा मृदा का निर्माण हो गया है? तब जाकर हो गया पिटमय मृदा का निर्माण जो है कि आपको हो गया, पिटमय मृदा का निर्माण हो गया। आगे चलते हैं, अगला कौन सा मृदा है? अगला है लवणीय या कौन सा मृदा है? लवणीय या क्षारीय मृदा जो है कि आपको होने वाला है। आइएगा लवणीय या क्षारीय के बारे में देखिएगा क्या बोलता है। इस मृदा का विकास हरित क्रांति वाले जो है कि आपको क्षेत्रों में जो है कि आपको किस मृदा का विकास हुआ है? हरित क्रांति, हाँ ठीक है। हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में जो इस मृदा का विकास हुआ है वही आपका लवणीय या क्षारीय मृदा जो है कि आपको हुआ है। इसके अलावा यह मृदा कहाँ पर देखने को मिलेगा? इसके अलावा यह मृदा कच्छ के रन वाले क्षेत्र में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, जहां अत्यधिक जो है कि आपको ज्वारीय गतिविधियां क्या होगी? ज्वारीय गतिविधियां जो है कि अत्यधिक सक्रिय जो है कि आपको होती है, वहां पर यह मृदा का विकास जो है कि आपको देखने को मिलता है। इस मृदा के क्षेत्र में किसका किसका? तो इस मृदा के क्षेत्र में नाइट्रोजन का, चूना का और ह्यूमरस का क्या होता है? नाइट्रोजन, चूना और ह्यूमरस की कमी जो है कि आपको पाई जाती है। किस मृदा के क्षेत्र में कमी पाया जा रहा है? नाइट्रोजन का, चूना का, ह्यूमरस का कमी हो रहा है। किसमें है? लवणीय या लवणीय। क्षारीय जो है कि आपको, हाँ लवणीय या क्षारीय मृदा में जो है कि आपको हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। अच्छा, घटना चक्र पढ़ना शुरू कर दिए कि नहीं अभी? हाँ। कौन बोला हाँ? हम कौन बोला? आवाज नहीं आया। हम बोले सर। सोनम, अच्छा ठीक है। और लोग शांति। आज हो गया कौन सा दिन? बुधवार, बुधवार है ना। लेकिन देखते सर हैं पढ़े थे। क्या एक एक को पढ़ो, तो एक दिन में एगो पढ़ो, फिर अगला दिन एगो पढ़ो, फिर एक दिन एगो पढ़ो, फिर अगला दिन एगो पढ़ो, जैसा तुमको इच्छा करे वैसा पढ़ो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मन वैसे पढ़ना, लेकिन खत्म कर देना है उसको। टारगेट है मतलब ये खत्म कर देना है ना, चाहे जैसे खत्म, उससे मतलब नहीं, है ना, खत्म करना होगा तभी जाके होगा। बैठने से काम नहीं चलेगा, ठीक ना। कोशिश कीजिए, एगो दूगो चैप्टर कमो खिंचाएगा तो चलेगा, लेकिन कोशिश जब तक ले पहला सप्ताह में नहीं कीजिएगा नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए कोशिश कीजिए पढ़ने का। अब पढ़ा हुआ चीज है, कोई नया चीज नहीं बोल रहे हैं पढ़ने के लिए कि हाँ आपको लगेगा पहाड़ जैसा चीज दे दिए, नहीं हो रहा है ना। पढ़ा हुआ चीज है ना। जब पढ़ने बैठिएगा ना तो सब सब कुछ दिखाएगा। पॉलिटी में तो थोड़ा दिन पहले ही पढ़वे किए हैं, टेस्ट में कितना दिन तो जो है कि पढ़वे किए हैं, इसलिए पढ़ा हुआ चीज पढ़ने का प्रयास कीजिए, है ना। घटना चक्र थोड़ा टफ है, मोट किताबें देख के आदमी थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन बहुते आसान है, पढ़ लीजिएगा, है ना। पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक, पढ़ना शुरू कर दीजिए। आते हैं, आज कौन बुधवार है? अच्छा आज बुधवार है ना। अरे हाँ या ना, आज है ना बुध है, ठीक तो है आज जी सर। बुधवार। बुधवार आज तक हो में क्या होगा? पॉलिटी ही है ना, लुसेंट वाले में। जी। हाँ लुसेंट में आज पॉलिटी होगा, आज पॉलिटी का ही शेड्यूल होना चाहिए लुसेंट में, है ना। लुसेंट में पॉलिटी है ना होना चाहिए आज, क्या कि बुधवार को तो पॉलिटी होता है। पॉलिटी के साथ एगो और सेक्शन होगा साइंस का, कोई पॉलिटी और केमिस्ट्री होगा, है ना। चलिए ठीक है, पॉलिटी में आगे से रहेगा, ठीक ना। आगे से रहेगा, जितना पढ़े होंगे, 3-4 गो चैप्टर पढ़िए लिए होंगे, 3-4 गो चैप्टर का रिवीजन आज करवा देंगे, आज हो जाएगा 3-4 गो चैप्टर का रिवीजन, ठीक। आइए आते हैं पिटमय मृदा की बात करते हैं। पिटमय मृदा क्या बोलता है? अच्छा, पिटमय मृदा में अभी देखे ही है जस्ट हम लोग। पिटमय मृदा में इसका सिद्धांत क्या था? टेम्परेचर हाई था कि निम्न था? टेम्परेचर बताइए तो। निम्न। निम्न था। हाँ और टेम्परेचर जो वर्षा है कि आपको निम्न जो है कि आपको था। अब वर्षा जो है कि आपको क्या था? वर्षा, उच्च था। वर्षा जो है कि उच्च जो है कि आपको था। अब तब जाकर जहां पर ऐसा है वहां पर कौन सा मृदा का विकास हुआ है? कौन सा मृदा का निर्माण हुआ है? पिटमय। हाँ पिटमय मृदा का विकास जो है कि आपको हुआ है। कौन सा? पिटमय मृदा का विकास जो है कि आपको हुआ है। इस मृदा का विकास उच्च वर्षा वाले और निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में जो है कि इस मृदा का निर्माण हुआ है, और इसमें ह्यूमरस की जो है कि आपको क्या है? ह्यूमरस की अत्यधिक उच्च मात्रा जो है कि आपको मिलती है, मतलब ह्यूमरस यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलने वाला है। और इस मृदा का विस्तार जो है कि आपको किस क्षेत्र में? तो इस मृदा का विस्तार जो है कि आपको देखिएगा मुख्य रूप से कहाँ पर देखने को मिलेगा? तराई क्षेत्रों में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, तराई क्षेत्र में। और
पूर्वी तटीय भागों में इस मृदा का विस्तार जो है कि आपको मुख्य रूप से मिलेगा। अगला जो मृदा है वो कौन सा मृदा है? अगला अगला मृदा है पर्वतीय जो है कि आपको मृदा जो है कि आपको होगा। पर्वतीय मृदा में आते हैं, यह नवीन तथा अपरिपक्व मृदा होता है। नवीन मतलब कि नया नया बना हुआ मृदा, या अपरिपक्व जिसको अभी अभी इसमें खेती अगर करने निकलिएगा तो यह जो है कि आपको नहीं होता, अपरिपक्व होता है, सही रूप से यह नहीं बन पाता है, ठीक ना। जिसका विकास जो है कि हिमालय के किस क्षेत्र में हुआ है? इसका विकास हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में इसका विकास जो है कि आपको हो रखा है। इन मृदाओं में, इनमें वन मृदा, इसे वन मृदा के नाम से भी जो है कि आपको क्या कहा जाता है? इस मृदा को वन मृदा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और यह मृदा की प्रकृति की बात करेंगे, कैसी प्रकृति की यह मृदा होती है? तो यह मृदा, पर्वतीय मृदा जो होती है, अम्लीय प्रकृति की जो है कि आपको यह मृदा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें ह्यूमरस नाइट्रोजन आदि की क्या होती है? ह्यूमरस नाइट्रोजन आदि की जो है कि आपको कमी जो है कि आपको पाई जाती है। और यह मृदा जो है कि पर्वतीय ढालों पर पतली परत तथा घाटियों में मोटी परत जो है कि इस मृदा का क्या होता है? इस मृदा का जो है कि आपको पाया जाता है। अच्छा, एक वो चीज तो यहाँ पर कॉमन आपको लगा होगा कि कमी अगर बोले ना, तो कमी में लगभग सब जगह समाने है कमी, है ना। किसका किसका कमी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की सब जगह जो है कि आपको कमी जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये अगर कमी वाला अगर पूछता है ना, तो उससे आप निकाल सकते हैं कि सब जगह में कमी इसी चीज का आपको दिखा है। बहुलता वाला आपको याद रखना पड़ेगा, किसमें किसका किसका बहुलता था, वहां चेंज हो रहा था, लेकिन कमी में सब जगह जो है कि आपको क्या था? एक ही बराबर जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, अगला है कि अन्य महत्वपूर्ण जो है कि आपको क्या है? तथ्य में आते हैं। क्या क्या बोल रहा है महत्वपूर्ण तथ्य, जरा इसको भी देख लेते हैं, आइएगा। पहला बोल रहा है आपका अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में बोल रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, ये करंट से जुड़ा हुआ सवाल है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत जो है कि आपको कब किया गया? यहाँ देखिए डेट आपको लिखा हुआ है, कब का है? 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत जो है कि आपको किया गया। और यह कहां से शुरू हुआ है, ये सवाल आपसे बन सकता है। तो यह हुआ है राजस्थान के, कहां से? श्री गंगानगर से। राजस्थान के कौन सा जिला से? श्री गंगानगर से। कौन इसकी शुरुआत किया था? इसकी शुरुआत किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि आपको शुरू किए थे। कौन सा योजना है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब का योजना है? 19 फरवरी 2015 का ये योजना जो है कि आपको है। अच्छा, यह तो हो गया। दूसरा दूसरा नंबर है मिट्टी बचाओ आंदोलन। एक है आपका, कौन सा बचाओ आंदोलन था? मेधा पाटकर वाला, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अरे मेधा ये सर पाटकर वाला कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। हाँ, नर्मदा बचाओ था ना। आइए, कौन सा बचाओ? ये मिट्टी बचाओ आंदोलन है ना, मिट्टी बचाओ आंदोलन। आइए सुनिएगा, यह जो है कि आपको तवा बांध के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत, तवा बांध कहां पर? तवा नदी मध्य प्रदेश में जो है कि आपको होगा, है ना। क्या बोलता है कि तवा बांध के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जिसे नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जो है कि आपको कब शुरू हुआ था मिट्टी बचाओ आंदोलन? 1977 में इसका शुरुआत जो है कि आपको मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर किया गया था। अच्छा सवाल है मिट्टी बचाओ आंदोलन से। विश्व मृदा दिवस प्रति माह कब मनाया जाता है? मृदा दिवस 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को जो है कि आपको मनाया जाता है। कब? 5 दिसंबर। हाँ ठीक है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। थीम को छोड़ दीजिए, हर साल चेंज होता है। आगे चलते हैं, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, ICAR की बात करेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ, इसकी स्थापना जो है कि आपको किसके द्वारा? तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के तत्वाधान से कब जो है कि आपको किया गया? मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1969 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया। और 1969 में जब इसकी स्थापना किया गया तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थापित किया गया? करनाल, हरियाणा में जो है कि आपको स्थापित किया गया। और ये कैसा मिट्टी है? ये लवणता अनुसंधान संस्थान है, मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान जो है कि आपको होगा। सेम की समस्या क्या बोलता है? इसे जालाकृत जो है या जलाधिक्य की समस्या भी जो है कि आपको, जलाधिक्य की समस्या भी कहा जाता है। यह सामान्यतः यह जो है कि आपको समस्या सर्वाधिक जो है कि आपको कहां देखने को मिलेगा? सर्वाधिक जो है कि पंजाब हरियाणा के नहरों के आसपास में उत्पन्न होता है। और इसमें प्राकृतिक उपचार के लिए जो है कि आपको यूकेलिप्टस और सफेदा का जो है कि आपको क्या लगाया जाता है? पानी को सोखने के लिए इसका पौधा जो है कि आपको लगा दिया जाता है। पर्यावरण का आतंक किसे कहा जाता है? पर्यावरण का आतंक कहा जाता है यूकेलिप्टस को जो है कि आपको कहा जाता है। आपका मिट्टी वाला भी सेक्शन हो चुका है कंप्लीट। आज का जो अगला चैप्टर है वो कौन सा है? भारत के भूगर्भिक संरचना, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, है ना। अंतिम कगार पे चल रहे हैं हम लोग। आइएगा भूगर्भिक संरचना को देखते हैं।
भूगर्भिक संरचना में यही आपको चट्टान के बारे में जो है कि आपको देखना पड़ेगा, कौन सा काल का कौन कौन चट्टान है उसके बारे में, है ना। यहाँ से सबसे पहला बोलता है कि भूगर्भिक संरचना को, इसमें जो है कि आपको देखिएगा 4 भागों में क्या किया है, 4 भागों में इसको विभक्त जो है कि आपको किया है, विभाजन जो है कि आपको किया है। सबसे पहला जो काल है, आवाज बंद कीजिए, सबसे पहला जो काल है आर्द्र महाकाल्प की चट्टान। उसके बाद जो दूसरा काल है वह कौन सा काल है, दूसरा है पुरान महाकाल्प की चट्टान। तीसरा जो काल है वो कौन सा है, द्रविड़ महाकाल्प की चट्टान। और चौथा जो काल है ये आर्यन जो है कि महाकाल्प की चट्टान जो है कि आपको होने वाला है। 4 को जो है कि आपको भूगर्भिक संरचना में 4 स्ट्रक्चर में तोड़ा है। पहला आर्द्र है, आर्द्र के बाद दूसरा कौन है, महाकाल्प समय लगेगा, आर्द्र के बाद है पुराण, कौन है, आर्द्र के बाद पुराण है। तीसरा कौन है, तीसरा द्रविड़ है। और चौथा कौन है, चौथा जो है कि आपको कौन है, चौथा है आर्यन महाकाल्प, है ना। चलिएगा अब देखिएगा आर्द्र महाकाल्प की चट्टान में, इसमें 2 टाइप का चट्टान आपको पढ़ने को मिलेगा। एक जो है कि आर्कियन क्रम की चट्टान, और दूसरा कौन से क्रम की चट्टान है, आर्कियन के बाद धारवार। अब बहुत बार भरवर के सवाल आता है, आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवार क्रम की चट्टान से भरवर के सवाल जो है कि आपको आता है। किस काल की चट्टान है, किस महाकाल्प की चट्टान है, ये आर्द्र महाकाल्प की चट्टान जो है कि आपको होने वाली है। अच्छा, पुराण महाकाल्प की चट्टान में देखिएगा 2 प्रकार का यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, एक है कुडप्पा क्रम की चट्टान और दूसरा कौन है, दूसरा विंध्य क्रम की चट्टान, है ना। विंध्यन क्रम की चट्टान जो है कि आपको किसका होगा, पुराण महाकाल्प की चट्टान का जो है कि आपको रूप होगा। अब चौथा में देखिएगा आर्यन महाकाल्प की चट्टान में गोंडवाना को पढ़ना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म को पढ़ना पड़ेगा, टर्सरी को पढ़ना पड़ेगा, और कौन सा है, क्वाटनरी को जो है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए पहला हम लोग देखते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टान पे आते हैं, आर्कियन क्रम को देखते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान में आते हैं, यह पृथ्वी के, है ना, शीतलीकरण के निर्माण का जो है कि आपको, शीतलीकरण के निर्मित या कैसा चट्टान है, तो शीतलीकरण से निर्मित यह जो है कि आपको प्रथम चट्टान जो है कि आपको होने वाला है। यह आर्कियन क्रम की चट्टान जो होता है, यह आर्थिक महत्व इसका जो है कि आपको कम होता है, क्योंकि इसमें ग्रेनाइट नीस चट्टान जो है कि आपको होते हैं, जिसमें क्वार्टजाइट और हॉर्नब्लेड जैसे जो है कि आपको क्या होते हैं, हॉर्नब्लेड जैसे इत्यादि खनिज जो है कि आपको पाए जाते हैं। तो पूछेगा यहाँ से कि ग्रेनाइट और नीस चट्टाने जो है कि आपको किससे निकलती है, तो यह निकलती है, किस चट्टान से निकल रही है, यह निकल रही है आर्कियन क्रम के चट्टान से जो है कि आपको निकल रही है। ठीक, और यह भारत में 2/3 भाग पर कौन सा चट्टान फैला हुआ है। अगर 3 भाग पूरा भारत में है तो 3 भाग में से 2 भाग किस क्रम का चट्टान है, तो सबसे अधिक जो है कि यही चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान जो है कि आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगा। मतलब 3 भाग टोटल है, तो 3 में से 2 भाग कैसा चट्टान है, 2 भाग आर्कियन क्रम का चट्टान जो है कि आपको होने वाला है। और इसमें धात्विक और अधात्विक खनिज मिश्रित जो है कि अवस्था में क्या होते हैं, मिश्रित अवस्था में जो है कि आपको पाए जाते हैं। दूसरा चट्टान कौन सा है, दूसरा है धारवार क्रम की चट्टान। आर्कियन चट्टान से प्राप्त अवसादों से निर्मित, अच्छा, आर्कियन चट्टान जो ऊपर में निर्मित हुआ है, उसके जो अवसाद, जो उसके बचे हुए जो अवसाद हुए, अवसादों से जो निर्मित प्रथम जो है कि अवसादी चट्टान बनता है, उसे ही कौन सा चट्टान कहते हैं, उसे ही हम लोग कहे हैं धारवार क्रम की चट्टान जो है कि आपको कहे हैं। और इसका आर्थिक महत्व क्या होता है, धारवार क्रम की चट्टान का आर्थिक महत्व जो होता है वो अधिक जो है कि आपको होता है, क्योंकि देश का लगभग 98% धात्विक खनिज जो धातु निकलते हैं वो हमारे कहाँ के क्रम के चट्टान से निकलते हैं, धातु 98%। ये धात्विक जो है कि खनिज धारवार क्रम की चट्टान से जो है कि आपको देखने को मिलेगा, धात्विक खनिज जो है कि आपको निकलेगा। जो भी धातु देख रहे होंगे, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, जो भी आपको धातु दिख रहा होगा, सब किससे निकल रहा है, सब धारवार क्रम की चट्टान से जो है कि आपको निकल रहा है। इसलिए धात्विक महत्व इसका क्या होता है, धात्विक महत्व इसका ज्यादा होता है। 98% धातु इसी क्रम के चट्टान से भारत में जो है कि आपको प्राप्त होते हैं। क्लियर है, आगे चलिए। कुडप्पा चट्टाने आर्कियन तथा धारवार चट्टाने के अपक्षय और अपर्दन से प्राप्त अवसादों से, है ना, सिली भवन से जो है कि आपको हुआ है। धारवार नामाकरण जो है कि आपको कहां पर, कर्नाटक के धारवार जिला में, तथा कुडप्पा नामाकरण जो है कि आपको कहां पर, कुडप्पा, इसको आंध्र प्रदेश के एक जिला में जो है कि आपको कहा गया है। धारवार का नामाकरण जो है कि आपको कहां पर, कर्नाटक में कहा गया, कर्नाटक के धारवार। और कुडप्पा का नामाकरण जो है कि आपको आंध्र प्रदेश के एक जिला में जो है कि आपको कहा गया है। और कुडप्पा चट्टाने में जो है कि आपको क्या मिलेगा, तो संगमरमर देखने को मिलेगा, यानी मार्बल देखने को मिलेगा, स्लेट देखने को मिलेगा, चूना पत्थर देखने को मिलेगा, क्वार्टजाइट जैसे
अधात्विक खनिज के अलावा निम्न गुणता वाला लौह अयस्क जो है कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तांबा देखने को मिलेगा, मैग्नीज, निकेल जैसे धात्विक तत्व जो है कि आपको कुडप्पा क्रम की चट्टान में जो है कि आपको क्या होगा, कुडप्पा क्रम की चट्टान में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अगला जो है वो कौन सा है, बिंद क्रम की चट्टान या बिंदियन क्रम की चट्टान जो है कि आपको बोल रहा है। इसका विकास है ना भूसन्नति क्षेत्र में जो है कि आपको हुआ है, तथा इसमें चूना पत्थर, बालू, डोलामाइट और हीरा इत्यादि कहां से प्राप्त होता है, तो हीरा भी जो है कि आपको प्राप्त होता है बिंद क्रम की चट्टान से जो है कि आपको प्राप्त होता है। बिंद चट्टानों से प्राप्त जो है कि आपको लाल बलुआ पत्थर, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाल बलुआ पत्थर का जो है कि आपको निर्माण कहां से, किस क्रम की चट्टान से, बिंद क्रम की चट्टान से जो है कि आपको हुआ है। और इसी लाल बलुआ पत्थर से देखिएगा दिल्ली का कौन सा किला, दिल्ली का लाल किला है ना, लाल किला, कुतुब मीनार, शेर शाह सूरी का मकबरा आदि ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण जो है कि आपको किससे हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। तो यही पूछेगा कि लाल बलुआ पत्थर किस चट्टान से निकलता है, तो कौन सा चट्टान से निकल रहा है, देख लीजिए कौन है, विंध्यन से। विंध्यन क्रम की चट्टान से जो है कि आपको लाल बलुआ पत्थर का क्या हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का निर्माण जो है कि आपको हुआ है। आगे देखिएगा अगला है कौन सा है, अगला है गोंडवाना क्रम की चट्टान या गोंडवाना लैंड की चट्टान जो है कि आप, इसका विकास भ्रंश घाटी मतलब द्रोणियों में जाकर जो है कि आपको हुआ है, भ्रंश घाटियों में जो है कि आपको हुआ है, तथा भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। भारत का 98% जो कोयला निर्माण होता है, निकलता है, वो कौन सी क्रम की चट्टान से निकलता है, 98% कोयला, तो गोंडवाना लैंड गोंडवाना। की चट्टान से जो है कि आपको है ना, गोंडवाना लैंड की चट्टान से जो है कि आपको प्राप्त होता है। और यह चट्टानें मुख्य रूप से दामोदर नदी जो कहाँ पड़ रही है, दामोदर पश्चिम बंगाल झारखंड में बह रही है। उसके बाद बोलता है सोन नदी, जोहिला नदी, गोपथ नदी, गोदावरी नदी, वर्धा, नर्मदा, महानदी के भ्रंश घाटियों में जो है कि आपको प्राप्त होती है। और इसी सब इलाका में देखिएगा तो क्या होता है, इसी सब इलाका में जो है कि आपको कोयला का निर्माण जो है कि आपको कोयला निकलता है, ठीक ना। तो 98% जो है कोयला निकल रहा है किस चट्टान से, 98% कोयला गोंडवाना से। गोंडवाना। अच्छा एक और चीज बताइए कि भारत में जो हीरा निकलता है वो किस क्रम की चट्टान से हीरा निकल रहा है, विंध्यन से। विंध्यन से निकल रहा है, बिल्कुल सही। ऊपर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हीरा, हीरा को घेरे भी है, डोलामाइट, बालू पत्थर, चूना पत्थर जो है कि आपको कहाँ, और हीरा आदि की चट्टान कहाँ से निकल रहा है, बिंद क्रम की चट्टान से निकल रहा है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है क्रेटेसिज्म जो है कि आपको चट्टान, यह चट्टान भारत में दक्कन ट्रैप, मालवा का पठार, राजमहल की पहाड़ी, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों में लावा के जमाव से यह चट्टान का क्या हुआ है, यह चट्टान का निर्माण जो है कि आपको हुआ है। आगे क्या बोलता है कि टर्सरी चट्टान ये हिमालय से प्राप्त जो है कि आपको होती है, जिसे ही क्षैतिज सागर के अवसादों में जो है कि आपको पाया जाता है, कौन सा, टर्सरी जो है कि आपको चट्टान जो है कि आपको पाया जाता है। और टर्सरी में यहीं से जो है कि आपको काल पूछता है कि किस काल में किसका निर्माण हुआ। बहुत बार जब जब पूछता है ना, गलती ये होगा है ना। देखिएगा यहाँ पर काल जो है कि आपको दिया है, पूछेगा ट्रांस हिमालय का निर्माण किनसे कौन से काल में हुआ है, यहाँ पर ट्रांस हिमालय है, दो गो काल है यहाँ पर, देख लीजिए कौन सा काल है, दो गो, एक है आपका पेलियोसीन और पेलियोसीन काल इयोसीन। और इयोसीन काल। बार बार एग्जाम में पूछेगा, बार बार गलती होता है, पूछेगा ट्रांस हिमालय का निर्माण दो गो काल में हुआ है, कोई एक गो ऑप्शन रहेगा या दोनों रहेगा तो बोथ ऑफ दिस रहेगा। कौन सा काल में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है, एक है पेलियोसीन काल और दूसरा है इयोसीन काल में जो है कि आपको ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। अच्छा ट्रांस हिमालय में जो है कि कितना जो है कि आपको पहाड़ ये पढ़ा है, तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम था, लद्दाख था, जास्कर था और कौन था एगो, कैलाश था। कैलाश था। तो पूछेगा कैलाश का निर्माण जो है कि आपको किस काल में हुआ है, तो ये हो सकता है ट्रांस हिमालय पूछ दे, या किसी का स्पेसिफिक नाम लेके पूछ दे, हो सकता है काराकोरम का निर्माण पूछ दे किस काल में हुआ है, तो काराकोरम किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है ना। तो ट्रांस हिमालय का मतलब पेलियोसीन काल में हो सकता है, ये इयोसीन काल में जो है कि आपको हो सकता है। अच्छा देखिए दूसरा जो है वो है कौन सा हिमालय है, दूसरा है महान हिमालय। महान हिमालय का निर्माण जो है कि देख लीजिए कौन सा काल में हुआ है, ओलिगोसीन ओलिगोसीन काल में जो है कि आपको हुआ है। अब मध्य हिमालय, महान के बाद जो मध्य आता है, मध्य हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है, मायोसीन। मायोसीन काल में जो है कि म से मायोसीन काल में मध्य हिमालय का निर्माण जो है कि आपको हुआ। गांठ बांधे रट जाइएगा, अगर याद नहीं हो रहा रट जाइएगा, क्या क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा सेट में देखे हैं क्वेश्चन इसका। और शिवालिक हिमालय का निर्माण जो है कि किस काल में हुआ है, प्लेओसीन काल में जो है, हाँ प्लेओसीन काल में जो है कि आपको हुआ है, शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। ट्रांस हिमालय का कौन सा काल हो गया, ट्रांस हिमालय का एक बार और,
प्लेलियोसिन और इयोसिन। महान हिमालय का ओलिगोसिन। ओलिगोसिन में महान हिमालय है। ओलिगोसिन में जो है कि आपको महान मध्य हिमालय का मायोसिन। मायोसिन से जो है कि आपको मध्य हिमालय है। और शिवालिक हिमालय की रेंज की बात करेंगे, इसका निर्माण किस काल से हुआ है? प्लायोसिन। प्लायोसिन काल से हुआ है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। अच्छा दिक्कत नहीं है तो अब दिक्कत होगा, है ना? होगा दिक्कत। कुछ क्वेश्चन पूछें? जी सर पूछिए। पूछते हैं। अच्छा, ट्रांस हिमालय जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पर 4 रेंज बताए थे, अभी जस्ट बता दिए हैं उसको हम 4 रेंज को। कौन सा रेंज था? काराकोरम, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख, कैलाश। लद्दाख, जास्कर, कैलाश। कैलाश। ठीक, कैलाश जो है कि आपको ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के अंदर पूछेगा कि एक केटू चोटी है, केटू है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। जी सर। तो ये केटू चोटी का निर्माण किस काल से हुआ है? तब क्या आंसर जाएगा? पैलियोसिन। पेलियोसिन काल से हुआ है। ठीक, पेलियोसिन या दूसरा क्या हो जाएगा? इयोसिन जो है कि आप इयोसिन हो जाएगा। इयोसिन जो है कि आपको हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा आगे, आगे जो है कि आपको बताना है, आगे बताना है, आगे बताना है कि आपका नंदा देवी चोटी या कामेत चोटी का निर्माण किस काल में हुआ है? अब जब तक आदमी को पता नहीं रहेगा, ये कौन सा हो होगा? जाएगा ओलिगोसिन हो जाएगा ना। हाँ ओलेगोसिन हो जाएगा, ओलेगोसिन हो जाएगा। काहे कि नंदा देवी और कामेत की बात करेंगे ना, यह किस बेल्ट में आता है? तो ये महान हिमालय के बेल्ट में आता है। किसमें आता है? अच्छा एक और सवाल सुन लीजिएगा, माउंट एवरेस्ट का निर्माण किस काल में हुआ है? यहाँ से भी सवाल निकल सकता है। इसी में हो जाएगा, ओलिगोसिन। हाँ ओलिगियोसिन में हो जाएगा, क्या है कि महान हिमालय के बेल्ट में ही कौन पड़ रहा है? माउंट एवरेस्ट पड़ रहा है। अच्छा एक और बता दीजिए, कंचनजंगा, कंचनजंगा का कौन सा होगा? इसी में होगा ना। हाँ इसी में जो है कि आपको, हाँ बिल्कुल सही। नामजा वर्मा के बारे में अगर पूछा जाए तब किस में होगा? इसी में होगा, ओलिगोसिन में होगा। ओलिगोसिन में जो है कि आपको होगा। पीर पंजाल श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? तब क्या आंसर जाएगा? पीर पंजाल का निर्माण उसमें चला जाएगा, ये पेलियोसिन में चला मायोसिन जाएगा। में चला जाएगा, मायोसिन में चला जाएगा, है ना? पीर पंजाल जो है ये मध्य या लघु हिमालय का रेंज है। पीर पंजाल हो गया, उसके बाद धौलाधर, धौलाधर के बाद जो है कि नाग टिब्बा, मसूरी, है ना? मसूरी के बाद महाभारत श्रेणी था कि नहीं? उसके बाद डापला, मिरी, अमोन, मिसमी जो है कि आपको श्रेणी, ये मध्य हिमालय का, सॉरी मध्य या लघु हिमालय का रेंज जो है कि आपको, ये सब जो है कि आपको था। और सबसे निचला हिमालय का जो बेल्ट था वो कौन सा बेल्ट था? वो था शिवालिक हिमालय का बेल्ट था। और शिवालिक का निर्माण किस काल में हो रहा है? शिवालिक का निर्माण आपको दिख ही रहा होगा, प्लेयोसिन काल में जो है कि आपको, है ना? प्लेयोसिन काल में जो है कि आपको हुआ है। क्लियर है? आगे देखिएगा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि प्लेयोसिन काल में शिवालिक का निर्माण हुआ है। इसी प्लेयोसिन काल से जो है कि आपको यहाँ पर देखिए एक चट्टान है, क्वाडर्नरी क्रम की, क्या है? क्वाडर्नरी क्रम की चट्टान। और क्वाडर्नरी क्रम की, टर्सरी क्रम की चट्टान में ये सब जो है कि आपको है। और क्वाडर्नरी क्रम की चट्टान में भी देखिएगा एक है प्लेंटोसीन काल की चट्टान। प्लेंटोसील में देखिएगा, प्लेंटोसील में किसका किसका निर्माण हुआ है? तो उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण हुआ है, तटीय मैदान का निर्माण हुआ है, और हिमालय के अंत पर्वतीय जो है कि आपको घाटियों का निर्माण किस काल में हुआ है? ये तीनों का निर्माण जो है कि आपको देखिएगा तो प्लेटियोसीन काल में जो है कि आपको हुआ है। ठीक है, और थार का मरुस्थल का निर्माण, यो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि थार का मरुस्थल का निर्माण किस काल से हुआ है? तो थार का मरुस्थल या सामने दिख रहा होगा, कौन सा काल है? होलोसीन काल में जो है कि आपको थार मरुस्थल का क्या हुआ है? थार मरुस्थल का जो है कि आपको निर्माण होलोसीन काल में जो है कि आपको हुआ है। हो चुका चट्टान वाला भी खत्म। अगला चैप्टर है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। ठीक, ट्रांसपोर्ट पर आइए। मानिए तो ज्योग्राफी खत्म ही हो गया। अब ये सब जो है कि चैप्टर से ना बहुत कम सवाल देखने को मिलता है, लेकिन है तो पूरा नोट्स खत्म ही कर देंगे। 137 नंबर पे है ना, कितना पेज इसमें बच गया अभी? कल तक तो हो जाएगा खत्म, यहाँ तक 169 तक है ना? हो जाएगा कल तक खत्म। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। आइए परिवहन में चलते हैं। हाँ क्या बोले? कितना पेज नंबर था? पेज नंबर 135 तक पहुंच चुके हैं, 169 तक चलना है ना? 35 को और पेज बचना ही है। तो 35 पेज में अभी तो अभी अपना क्लास भी तो बचा हुआ 50 मिनट अभी का। 50 मिनट कल का, फिर 2 घंटा, तो नहीं हो जाएगा कल तक खत्म? हो जाएगा, है ना? टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा कल, है ना? हो जाएगा। चलिएगा, परिवहन में देखिएगा ना, 3 प्रकार का परिवहन हम लोग माध्यम से जा सकते हैं।
एक तो सड़क मार्ग से जा सकते हैं, लैंड से जा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा हम लोग किसे जा सकते हैं, वाटर यानी जल से जा सकते हैं। और तीसरा हम लोग किसे जा सकते हैं, तीसरा हम लोग वायु यानी एयर जो है कि आपको ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, है ना। ये तीन जो है कि हमारा जो है कि आपको जा सकते हैं, कृषि हो ठीक है। गया सर जी। हाँ? कृषि कृषि हो गया। कृषि कृषि अभी नहीं हुआ है, कृषि इसके बाद जो है कि चैप्टर होगा शायद, कृषि है ना, इसके बाद ही होगा कृषि, हमको जहां तक लग रहा है। कृषि अभी नहीं हुआ है ना, कृषि अभी नहीं हुआ है, कल कृषि हो अभी जाएगा चैप्टर सर, बचा हुआ है। कल कृषि हो जाएगा, दो चैप्टर के बाद हाँ, कृषि भारत है। की एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जो है कि 150 पेज पर है, कृषि जो है कि अभी आएगा, है ना। रबी रेलवे के फसल, बाद है खरीफ सर, फसल। हाँ, इसके रेलवे के बाद। बाद जो है क्या आ जाएगा कल तक, कल कृषि तो हो ही जाएगा हर हाल में, आज नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन कल हो जाएगा। आइएगा, तो पहला 3 गो ट्रांसपोर्ट का ये माध्यम बताया। पहला माध्यम बताया कि आप स्थल मार्ग लैंड से जा सकते हैं, दूसरा आप वाटर मार्ग मतलब आप जल से जा सकते हैं, तीसरा जो है कि आप कौन सा मार्ग है, एयर मार्ग यानी ट्रैफिक, ये एयर ट्रांसपोर्ट मतलब वायु से जा सकते हैं। अगर इस तीनों मार्ग में सबसे तेज अगर आपको चलना है तो किससे चाहिएगा, तो आप जाइएगा वायु मार्ग से, वायु सबसे तेज जो है कि आपको जा सकते हैं, ठीक ना। अब ये स्थल मार्ग में देखिएगा, स्थल मार्ग में 2 हिस्सा पे चर्चा कर दिया। स्थल मार्ग में पहला हिस्सा पे चर्चा कर दिया, या तो आप सड़क से जाइए, या तो दूसरा आपके पास क्या साधन है, दूसरा आप रेल से जा सकते हैं, है ना। पहला या तो सड़क से जाइए, और दूसरा किससे जाइए, दूसरा रेल से जो है कि आपको जाइए। जल में बोलता है कि जल में या तो आप आंतरिक जल परियोजना, समुद्री मार्ग से, आंतरिक जल परियोजना से जा सकते हैं, या समुद्री मार्ग से जो है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह आप पहुंच जो है कि आप पहुंच सकते हैं। और पर्यावरण दृष्टिकोण से सबसे अगर ज्यादा सुरक्षित अगर माना जाता है कि पर्यावरण के दृष्टि से सबसे सुरक्षित कौन सा है, तो सबसे सुरक्षित जो है कि आपको कौन सा होगा, ट्रांसपोर्ट, जल ट्रांसपोर्ट जो है कि आपको सबसे सुरक्षित जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आते हैं रोड ट्रांसपोर्ट पे, आते हैं सड़क परिवहन की बात करेंगे। डोर टू डोर जो है कि आपको पहुंचाता है, आपको एक जगह से चलिए दूसरे स्थान पर आपके घर तक ये सड़क मार्ग से आप जा सकते हैं। सबसे पुराना जो है कि आपको यही होगा, है ना, रोड ट्रांसपोर्ट जो है कि सबसे पुराना होगा। सड़क परिवहन द्वारा लगभग 67% जो है कि आपको माल ढुलाई, है ना, और 80% यात्रा यातायात जो है कि किससे होता है, 80% लोग जो है कि सड़क से जाते हैं, और 67% जो माल कोई भी जो है कि ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जो सामान पहुंचता है वो 67% सड़क से पहुंचता है, और 80% जो 100 में से 80 लोग ऐसे होते हैं या वो किससे जाते हैं, सड़क मार्गों को प्रेफर करते हुए आगे अपनी यात्रा को संचालन करते हैं। आगे देखिएगा, बोल रहा है कि नागपुर योजना के अंतर्गत चार जो है कि आपको 4 वर्गों में जो है कि आपको बांटा गया है, और भारत का लगभग 66.71 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है कि आपको होगा। नेटवर्क अच्छा, तो दूसरा है हाँ, सर। सड़क सड़क हाँ, दूसरा सबसे बड़ा होगा। तो पहला कौन हो जाएगा, पहला सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अगर बोलेगा तो चाइना सर। पहला चाइना है, बिल्कुल सही है, पहला चाइना है। और दूसरा सबसे बड़ा सड़कों का जाल जो है कि आपको कहाँ होगा, तो ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा सड़कों का जाल होगा, ठीक। ये डेटा चेंज होते रहता है, इसलिए जो है कि आपको नहीं, इसको डेटा को नहीं याद रखना है। सड़क मार्ग के लिए 3 जो है कि आपको हाईवेज है, एक है आपको स्टेट हाईवेज, एक है सेंट्रल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग, एक है राज्य राजमार्ग, और एक है जिला की सड़कें जो है कि आपको होती है। किलोमीटर चेंज होते रहता है, उसको छोड़ दीजिएगा, है ना। स्वतंत्रता के पश्चात जो है कि वर्ष 1951 में राष्ट्रीय जो है कि आपको सड़कों की लंबाई कितनी थी, स्वतंत्र जब भारत हुआ था उस समय मात्र 19,700 किलोमीटर जो है कि इसकी लंबाई जो है कि आपको बताई गई थी। आगे देखिएगा, रोड जो है कि आपको नेटवर्क की बात करेंगे, कुल परिवहन जो है कि आपको लगभग लगभग कितना 40%, और राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़कों का जो है कि आपको केवल 2%, और राज्य जो है कि मार्गों का केवल जो है कि आपको 3% जो है कि आपको होता है। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे, एनएच की संख्या कितनी बताई गई है, एनएच की संख्या बताई गई है 599 एनएच जो है कि आपको बताई गई है। और राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी बताई गई है, वाटरवेज की संख्या कितना 11। बताया गया है, 111 वाटरवेज जो है कि आपको बताया गया है। आगे देखिएगा, अगला जो है कि आपको है यह गलियारा जो है कि आपको होगा, है ना। क्या बोलता है, उत्तर से चलने वाली जो है कि आपको एनएच की संख्या जो है कि आपको, है ना, सम अंक में जो है कि आपको होगा। अच्छा, आ रहा बात समझ में क्या बोलना चाह रहा है। अगर आप उत्तर से चलेंगे ना, उत्तर के डायरेक्शन से, तो उत्तर से चलने वाले एनएच का संख्या का जो है कि अंक जो होगा वो कैसा संख्या होगा, सम संख्या में जो है कि आपको होगा। NH 44, NH 46, NH 48, यह सब उत्तर की ओर से, उत्तर से कहाँ जा रहा है, उत्तर से अगर दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो सम संख्या में जो है कि आपको होगा। क्लियर। लेकिन अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं ना, तो एनएच की संख्या विषम संख्या पे आधारित जो है कि आपको होगा। आ रहा है बात समझ में, विषम संख्या पे आधारित जो है कि आपको होगा। मतलब अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं तो कैसा संख्या आपको दिखेगा एनएच का, एनएच का संख्या दिखेगा सम संख्या जो है कि आपको दिखेगा। अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर
जा रहे हैं तो कैसा संख्या आपको दिखेगा, तो संख्या दिखेगा आपको विषम संख्या जो है कि आपको दिखेगा। और इसी में एग्जांपल दिया NH44 ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है, कन्याकुमारी से जोड़ता है। और NH47 NH27 यह जो है कि आपको सिलचर को किससे जोड़ता है, सिलचर असम को पोरबंदर से जो है कि गुजरात को जो है कि आपको जोड़ता है। यही बात जो है कि आपको बोल रहा है ना, यही बात जो है कि आपको बोल रहा है। आगे देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल भी जो है कि आपको दे लिया है ना, एग्जाम्पल भी जो है कि आपको ले लिया। NH जो है कि आपको स्टेट हाईवे 27 है ना, 324 है। उसके बाद देखिएगा 324 327 327 327 है, 327 है। NH जो है कि आपको ले लिया। भारत में सड़क का घनत्व की बात करेंगे, भारत में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व वाला राज्य की बात करेंगे। आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक सड़क घनत्व किसके पास है, सबसे अधिक जो सड़क घनत्व है वो है महाराष्ट्र के पास। किसके पास है, महाराष्ट्र के पास जो है कि आपको। रिपोर्ट पुराना है लेकिन वर्तमान में भी यही रिपोर्ट जो है कि आपको होगा। सबसे अधिक पूछेगा सड़क अभी किसके पास है, सबसे अधिक सड़क जो है कि आपको होगा महाराष्ट्र के पास होगा। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे राजस्थान, चौथे पे मध्य प्रदेश, पांचवें पर आंध्र प्रदेश जो है कि आपको होगा। छोड़ दीजिए, ये पुराना डेटा है, 22-23 का वार्षिक आंकड़े रिपोर्ट है, नवीनतम देखना होगा। आगे चलते हैं, कुछ कुछ यहाँ पर NH दिया हुआ है और NH यह किसको किससे जोड़ता है उसके बारे में जो है कि आपको दिया हुआ है। जैसे NH संख्या 1 नेशनल हाईवे 1 जो है कि आपको उड़ी श्रीनगर से किसको जोड़ता है, या लेह को जो है कि आपको जोड़ता है ना, NH1। और यह मुख्य रूप से NH1 का हिस्सा कौन होगा, 1A होगा, और 1 जो है कि आपको D जो है कि आपको होगा, यह किसका, NH1 का हिस्सा जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा NH2 के बारे में बोल रहा है, यह डिब्रूगढ़ से जो है कि किसको जोड़ रहा है, ये डिब्रूगढ़ से मिजोरम तक जो है कि आपको जोड़ता है। NH3 के बारे में बोलता है, यह लद्दाख से अटारी जो है कि आपको बाघा बॉर्डर तक जो है कि आपको जोड़ता है NH3। चौथा बोल रहा है, ये पोर्ट ब्लेयर से जो है कि आपको चिड़िया टापू तक जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जो है कि आपको जोड़ता है। और इसी में जो है कि इसका हिस्सा कौन आ जाएगा, 223 जो है कि इसका हिस्सा जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा अगला है NH4 जो है कि आपको पोर्ट ब्लेयर से जो है कि आपको चिड़ियाई तो हो गया। अगला NH5 जो है कि आपको फिरोजाबाद पंजाब से जो है कि आपको सिपकिला हिमाचल प्रदेश तक जो है कि आपको जाता है, इंडो तिब्बत सीमा तक जो है कि आपको जाता है। NH6 की बात बोल रहा है, जोड़बाट जो है कि मेघालय से जो है कि आपको सीलिंग मिजोरम तक जोड़ता है। NH7 जो है कि फजिल्का पंजाब से जो है कि माना उत्तराखंड तक जोड़ता है। NH8 की बात करेंगे, करीमगंज असम से, है ना, बगरूम जो है कि त्रिपुरा को जोड़ता है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर तक जो है कि आपको जोड़ता है। और इसी में एक हिस्सा जो है कि आपको पूर्व हिस्सा है NH44। आगे चलते हैं, अगला है कि NH9 की बात बोलता है, मलोट पंजाब से पिथौरागढ़ तक ये जोड़ता है, भारत और नेपाल बॉर्डर के ये सीमा को साझा करता है। NH10 के बारे में बोला है, गैंगटॉक सिक्किम से फुलवाड़ी सिलीगुड़ी जो है कि आपको जोड़ता है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर तक ये जो है कि आपको जाता है। इसमें बोल रहा है कि NH1 और NH2 के बारे में बोल रहा है। न्यू डाटा में क्या दिया है, न्यू डाटा में NH1 दिया है, कहां पर, न्यू डाटा में NH1। यही चीज जो है कि उस बार समझ में नहीं आया था। न्यू डाटा जो आया है उसमें NH1 उड़ी से लेकर कहां तक है, उड़ी से लेह तक जो है कि आपको है। और NH2 जो है और डिब्रूगढ़ असम से जो है कि आपको कोई पांग मिजोरम तक जो है कि आपको न्यू डेटा में है। लेकिन वही ओल्ड डेटा को जब देखिएगा ना, ओल्ड डेटा को, तब यहाँ पर NH1 किससे किसको जोड़ रहा है, ये दिख रहा होगा। NH1 दिल्ली से जो है कि अमृतसर तक जो है कि आपको जोड़ रहा हो। NH2 दिल्ली से जो है कि आपको किसको जोड़ रहा है, कोलकाता को जो है कि आपको जोड़ रहा है। ये पुराना डेटा के हिसाब से, और नया डेटा के हिसाब से दोनों बात जो है कि आपको लिख दिया है। और NH1 और NH2 यह शाही सड़क या ग्रैंड ट्रैंक रोड यानी GT रोड जो है कि आपको शेरशाह सूरी के द्वारा निर्माण किया गया था। यह सम्मिलित रूप से कौन कौन NH का भाग है, NH1 और NH2 का जो है कि आपको भाग होने वाला है। NH4 ओल्ड डेटा के हिसाब से NH4 जो है कि आपको मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है, और NH8 दिल्ली से मुंबई को जो है कि आपको जोड़ता है, ठीक ना, ओल्ड डेटा के हिसाब से जो है कि बता रहा है। और न्यू डेटा के हिसाब से NH4 जो है कि पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया जो है कि टापू तक जोड़ता है। और पुराना जो है कि आपको नाम क्या था, NH4 का पुराना नाम जो है कि आपको NH223 जो है कि आपको था। NH8 की बात कर रहा है, NH8 जो है कि करीमगंज आसाम से जो है कि आपको सब रूम जो है कि त्रिपुरा को जोड़ता है। और इसका पूरा नाम जो है कि आपको NH8 का NH44 जो है कि आपको था, है ना। संबंधित स्थान जो है कि आपको फिर बोल रहा है, छोड़ दीजिए, इसको नहीं पूछता है। आगे चलते हैं, आगे आइएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना प्राधिकरण जो है कि आपको बोल रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के बारे में बोल रहा है। 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, है ना, इसका शुरुआत किया था। और ये 7 चरणों में जो है कि आपको ये बना था, जिसमें पहला चरण जो था उसमें स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना लाया गया था, गोल्डन जो है कि इक्वेटोरियल, इसमें 4 महानगरों को जोड़ना था। इसमें 4 महानगरों में से दिल्ली था, मुंबई था, चेन्नई था, और कौन था, चेन्नई और कोलकाता जो है कि आपको था। और इसमें 4 से लेकर 6 जो है कि आपको लाइनों के क्या बनाए गए थे, राजमार्ग जो है कि आपको बनाए गए थे। आगे देखिएगा, सर्वाधिक जो है कि लंबा
है ना, मध्य प्रदेश में, और न्यूनतम जो है कि आपको कहां पर देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। और फेज 2 की बात करेंगे, फेज 2 में उत्तर दक्षिण से पूरब पश्चिम जो है कि आपको कॉरिडोर को जो है कि आपको बनाया गया। उत्तर दक्षिण से पूरब पश्चिम गलियारा को जो है कि आपको जोड़ा गया। और यह गलियारा जो है कि आपको कितना राज्य, 10 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी से होकर गुजरता है। और गुजरात, जम्मू कश्मीर, अच्छा जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है। और यह देखिएगा, यह जो है कि आपको क्या बोलता है, दिल्ली से होकर नहीं गुजरता है, ये भी बात जो है कि आपको बता दिया है। और देश में सबसे लंबा राजमार्ग जो है कि आपको कौन, तो सबसे लंबा राजमार्ग जो है कि NH 44 होगा, जिसकी लंबाई जो है कि आपको कितनी होगी, 4112 किलोमीटर जो है कि इसकी लंबाई जो है कि आपको होगी। और इससे पहले NH 44 से पहले कौन था, तो NH 7 जो है कि आपको देश का सबसे लंबा राजमार्ग था, जो वाराणसी से किसको जोड़ रहा था, वाराणसी से कन्याकुमारी को जो है कि आपको जोड़ रहा था। यह जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा जो है, यह किससे किसको जोड़ता है, जरा देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा के बाद जो है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद जो है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु को जो है कि आपको जोड़ता है। और NH 27 के बारे में बोलता है कि NH 27 जो है यह मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के साथ 7 राज्य से जो है कि आपको जोड़ता है। और इसकी लेंथ की बात करेंगे, 3507 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा, यह जो है कि आपको कहां से, तो उत्तर दक्षिण जो है कि आपको श्रीनगर से कहां तक जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अब पूरा पश्चिम गलियारा में पश्चिम से जो है कि आपको कहां से, पोरबंदर से जो है कि आपको शुरू होकर कहां तक जाता है, सिलचर आसाम तक जो है कि आपको जाता है, सिलचर आसाम तक जो है कि आपको जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 4 महानगरों को जोड़ा गया, जिसमें एक था आपका कौन, एक था आपका कोलकाता, दूसरा था दिल्ली, तीसरा आपका था मुंबई, और चौथा जो है कि आपको कौन था, चौथा जो है कि आपको है कौन, चेन्नई। लेकिन पूछेगा पूरब पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहां अपने आप को क्रॉस करता है, तो आंसर लगा दीजिएगा क्या, झांसी में एक दूसरे को क्रॉस करता है। कहां पे क्रॉस करता है, झांसी में जो है कि आपको एक दूसरे को क्रॉस जो है कि आपको करता है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, चरण 1, इसमें जो है कि आपको 4 महानगरों, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में जो है कि आपको लंबी राजमार्ग को जोड़ने के लिए योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है कि आपको लाया गया। और एनएच जो है, सॉरी, चरण 2 में उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा की लंबाई 7142 किलोमीटर है, जो क्रमशः कोची स्लेम अस्पर मार्ग से, है ना, श्रीनगर को, और कन्याकुमारी को जो है कन्याकुमारी से, और सिलचर को पोरबंदर से जो है कि आपको जोड़ता है। ये जो है कि आपको बोल रहा है। आगे चलिएगा, एनएच वाला छोड़ ही दीजिए। अगला है हरित राजमार्ग, जो है कि शुभारंभ 2015 में हुआ था। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसका शुरू किया गया। ग्रीन मफलर क्या है, तो रिहायशी जो है कि इलाकों में राजमार्ग के आसपास 4 से 6 जो है कि आपको पंक्तियों में, है ना, नीम या अशोक जैसे वृक्ष को लगाना ही क्या कहलाता है, नीम या अशोक का वृक्ष लगाना ग्रीन मफलर जो है कि आपको कहलाता है। वाहन स्प्रैकिंग नीति, है ना, वाहन को जो है कि आपको चपटा करना, पुराने वाहन को खत्म जो है कि आपको कर देना, यही जो है कि आपको नीति है। यह नीति अगस्त 2021 में शुरू किया गया। वाहन स्क्रैपिंग जो है कि नीति, यह इसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अनुपयोग और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से क्या करना, चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए यह जो है कि आपको लाया गया था। स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है कि आपको लाया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम जो है कि आपको सड़क योजना के बारे में क्या बोल रहा है, देखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बोल रहा है ना। इसका जो है कि आपको फीडिंग यानी वित्त पोषण कौन करता है, तो केंद्रीय सड़क निधि जो है कि इसका करता है। और यह जो है कि योजना कब शुरू हुआ था, तो 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को जो है कि आपको शुरू हुआ था। और इस योजना में 500 से अधिक जो है कि जनसंख्या वाले मैदानी इलाकों और 250 की जनसंख्या वाले अधिक वाले जनजातीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में और मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या करना, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सड़कों का जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको करना। अगला जो है बीआरओ, बीआरओ से सवाल बनता है। बीआरओ के बारे में सुन लीजिएगा क्या बोलता है बीआरओ के बारे में। बीआरओ के बारे में बोल रहा है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सीमा सड़क संगठन के बारे में। इसकी स्थापना कब किया गया, तो बीआरओ की स्थापना होता है 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना किया गया। उस समय जब 1960 में स्थापित किया गया, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको स्थापित किया गया। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे, बीआरओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में जो है कि आपको होने वाला है ना। इसके महानिदेशक चेंज होते रहते हैं, देख लीजिएगा, है ना। यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक जो है कि नियंत्रणों में काम करता है। ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है कि यह बीआरओ जो है यह किसके नियंत्रण में अपना काम करता है, तो यह करता है रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में जो है कि अपना काम करता है। आदर्श वाक्य की बात करेंगे, संयम जो है कि आपको साध्यम, है ना, कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब जो है कि आपको होगा जो बीआरओ का क्या है, बीआरओ का
है ना, ध्येय वाक्य जो है कि आपको होने वाला है। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने 7 मई 2024 को देश भर में सभी जो है कि आपको देश भर के सभी टुकड़ियों में अपना 65वां जो है कि आपको 65वां स्थापना दिवस जो है कि आपको मनाया। ठीक है, बीआरओ ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में मित्र जो है कि पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास रख रखाव जो है कि आपको करता है, और यह संगठन भारत सशस्त्र बलों के साथ सीमावर्ती इलाकों में कंधे से कंधे मिलाकर जो है कि आपको कार्य का निष्पादन जो है कि आपको करता है। बीआरओ ने वर्ष 2021 में प्रोजेक्ट हिमांक, बहुत अच्छा सवाल है, प्रोजेक्ट हिमांक बनेगा सवाल। प्रोजेक्ट हिमांक के अंतर्गत उमलिंगला दर्रा में जो है कि आपको सबसे अधिकतम ऊंचाई पर सड़क मार्ग बनाने का क्या प्राप्त है, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है कि आपको प्राप्त है। किसको? बीआरओ को जो है कि प्राप्त है। कौन सा दर्रा है? उमलिंगला में जो है कि आपको होगा। कौन सा प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट हिमांक जो है कि आपको था। आगे देखिएगा, हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिला में भारत चीन सीमा पर बसा सीमांत जो है कि आपको गांव माना गांव, भारत का पहला जो है कि आपको गांव है जहां पर माना गांव, जहां पर बीआरओ ने माना में प्रवेश करने पर भारत का प्रथम जो है कि आपको गांव है ना, इंडिया फर्स्ट विलेज होने का जो है कि आपको साइन बोर्ड जो है कि क्या लगाया है, साइन बोर्ड जो है कि आपको लगाया, माना बोर्ड जो है कि आपको होगा बीआरओ के द्वारा। इससे पहले माना आखिरी जो है कि आपको गांव के रूप में जो है कि आपको जाना जाता था। कब? 27 अप्रैल 2023 से पहले जो है कि आपको जाना जाता था। अगला कौन है? अगला है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना के बारे में बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे क्रॉसिंग पर बार बार हो रही थी दुर्घटना, मतलब कि बार बार क्या हो रहा था, रेलवे क्रॉसिंग पे अगर जो है कि फाटक गिर जा रहा था, बहुत लोग जो है कि आपको क्या कर रहा था, फाटक को पार करके ट्रेन आ रही है उससे मतलब नहीं, फाटक पार करके जो है क्रॉस कर जा रहा था, तो बार बार दुर्घटना हो रही थी। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे क्रॉसिंग पर बार बार होने वाले दुर्घटना को, जाम जाल को जो है कि आपको हानि को रोकने के लिए 4 मार्च 2016 को क्या, कौन सा योजना, सेतु सेतु भारतम योजना जो है कि आपको शुरू किया गया। और यह नई दिल्ली से शुरुआत हुआ, और ये क्या हुआ, यहाँ पर जो भी है आपका, जहां पर रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर क्या बना दिया गया, ओवर ब्रिज जो है कि बना दिया गया, जाम जाल से जो है कि बचने के लिए ऐसा किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग के लिए एक भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली की भी क्या की है, स्थापना जो है कि आपको किया, भारतमाला परियोजना। अच्छा परियोजना है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना के बारे में बोलता है कि यह सड़क परियोजना और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक बृहत है ना अम्ब्रेला स्कीम, अम्ब्रेला जो है कि स्कीमा जो है कि आपको होगा, है ना। इसके द्वारा भारत के सीमावर्ती राज्यों को जोड़ने के साथ साथ तटीय राज्य, पूछता है यहाँ पर, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा क्या क्या पूछेगा। कौन सा? ये जो पढ़ रहे हैं भारतमाला क्वेश्चन, भारतमाला जो है कि आपको भारतमाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। सीमा से जो है कि आपको क्या बोलता है, सड़क परिवहन से जो है कि आपको भारतमाला क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन भी पूछा है। उसके बाद सेतु भारतम जो है कि करंट से ये भी क्वेश्चन जो है कि आपको निकाल के पूछेगा सेतु भारतम पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य अभी देख लिए ना, क्या उद्देश्य है, रेलवे क्रॉसिंग को जो है कि आपको क्या करना, ब्रिज बनाकर पार कर जाना। पहले जो है कि फाटक लगा होता था, उस फाटक को जो है कि क्रॉस करके आदमी जाता था तो घटना हो जाती थी, उस घटना को कम करने के लिए जो है कि आपको दिया हुआ है। अब दिया हुआ है तो क्या ही करे, अब नहीं क्वेश्चन कम पूछता, लेकिन दिया हुआ है तो क्या करे, है ना। यहाँ से बस हो ही बीआरओ गया तो पूछा था, बीआरओ की स्थापना कब हुआ था। बीआरओ वाला प्रोजेक्ट हिमांक से भी क्वेश्चन आया था, 1799 दरोगा में भी आया क्वेश्चन, है ना, प्रोजेक्ट हिमांक वाला, है ना। बीआरओ से तो क्वेश्चन भर भर के देता है। अब लास्टे चल रहा है, अब कहाँ, अब खत्मे है ना, अब कगार खत्म है। लास्ट में ज्योग्राफी में ऐसे भी देखिएगा तो कुछ कुछ चीज जो है कि स्किप करने वाला है, लेकिन यहाँ पर तो है, चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा कर दे रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं। रेलवे ट्रांसपोर्ट से आज तक रेलवे के अलावा कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा है। बोलिएगा तो रेलवे पढ़ा देंगे, नहीं तो स्किप करके आगे कृषि वाले में घुसेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। रेलवे नहीं पूछता है बिहार के एग्जाम में, रेलवे वाला, है ना। पढ़ने से क्या फजल, नहीं पूछेगा तो ठीक, आइए भारतमाला परियोजना पर आकर देख लेते थोड़ा सा। क्या बोलता है कि भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी योजना है ना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2017-18 में भारतमाला परियोजना जो है कि आपको चलाया गया। यो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब से भारतमाला परियोजना की शुरुआत हुआ है, 17-18 में जो है कि इसकी शुरुआत हुआ है। और इस महत्वाकांक्षी जो है कि आपको योजना का प्रथम चरण के तहत जो है कि 5,35,000 करोड़ की लागत से 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या किया गया था, निर्माण जो है कि आपको किया गया था। परियोजना का प्रथम चरण जिसकी अवधि 2017-18 से लेकर 2021-22 तक थी, इसके अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले सड़कें जो है कि आपको शामिल है। इसमें राष्ट्रीय कॉरिडोर जो है कि 5,000 किलोमीटर शामिल किया गया, छोड़ दीजिए नहीं पूछेगा।
आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगला है रेलवे ट्रांसपोर्ट। रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है कि आपको यहाँ है ना, क्या करें, करें कि छोड़ दें? रेलवे ट्रांसपोर्ट जल्दी बोलिए। तो पूछ लीजिए सब। बेसिक है स्ट्रक्चर, थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या बोल रहा है। पहला बोलता है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलवे का शुरुआत कब से हुआ? विश्व में हुआ 1825 में। विश्व में कब हुआ? 1825 में जो है कि विश्व में सबसे पहला जो है कि आपको चला है रेलवे। कहां से कहां तक चला है विश्व में सबसे पहला रेलवे? यह चला है लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर के मध्य जो है कि आपको चला है ना, मैनचेस्टर के मध्य जो है कि आपको चला है। और 1825 के 100 साल बाद, मतलब 1925 में भारत में कौन सी ट्रेन की शुरुआत हुई है? विद्युत ट्रेन, है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत जो है कि आपको 1925 में कहा हुआ है? भारत में जो है कि आपको हुआ है। भारत में प्रथम बार रेलवे ट्रेन की शुरुआत जो है कि आपको पूछेगा 16 को मुंबई से किसके बीच चला है? मुंबई से थाने के बीच जो है कि आपको चला है। कितना किलोमीटर का रेंज चला है? 34 किलोमीटर का ये रेंज में जो है कि आपको चला है। और इंजन का नाम फेयरी द क्यून या ब्लैक ब्यूटी के नाम से जो है कि आपको जाना गया है। ब्लैक ब्यूटी के नाम से जो है कि आपको जाना गया है। आगे चलिएगा। ये पहला जो ट्रेन चला था 1825 में, कहां से कहां तक? मैनचेस्टर से कहां तक? लिवरपूल तक जो है कि आपको चला था। लिवरपूल तक जो है कि आपको चला था। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि रेल परिवहन में बोलता है कि पहला यात्री रेल स्टॉकटन से जो है कि आपको डार्लिंगटन रेलवे तक 1825 ईस्वी में खोला गया था। इंग्लैंड में 1830 में पहली बार इंटरसिटी कनेक्शन खुलने के बाद पूरे यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में रेलवे का तेजी से जो है कि आपको क्या हुआ? तेजी से प्रसार हुआ। औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण जो है कि आपको ये रेलवे भी क्या था? रेलवे भी एक महत्वपूर्ण घटक था। भारत में रेलवे 1951 में रेलवे का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। और भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन के तहत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल प्रबंधक क्षेत्र है। अच्छा, विश्व का कैमा है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है। एशिया में पूछेगा, एशिया में कैमा है? तो एशिया में दूसरा जो है कि आपको रेल प्रबंधक है। एशिया का पहला कौन है? तो एशिया का पहला है चाइना। अब विश्व का तीसरा है, मतलब कि पहला हो गया अमेरिका, दूसरा हो गया जो है कि आपको कौन हो गया? दूसरा जो है कि आपको हो गया रूस हो गया। और तीसरा जो है कि आपको कौन है? भारत जो है कि आपको होने वाला है। रेल मार्ग, रेल मार्ग देश के अंदर रेल मार्ग की लंबाई आरोही क्रम जो है कि छोड़ दीजिए, नहीं पूछता है। आगे अगला है सबसे अधिक जो है कि आपको रेलवे की लंबाई। अच्छा, चौथा आ गया भारत में। पहला अमेरिका का, दूसरा चाइना का, तीसरा रसिया का, चौथा स्थान किसका है? चौथा स्थान रेलवे की पटरी की लंबाई में चौथा स्थान जो है कि आपको भारत का हो चुका है ना। भारत में रेल जोन की बात करेंगे, मुंबई सिटी भारत का पहला, मुंबई सिटी है ना, अच्छा सेंट्रल वाला है ना, यह भारत का पहला रेलवे जोन था जो कि वर्ष 1951 में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। मुंबई में 2 रेल जोन है, एक है पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय भी है और एक है मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। कलकत्ता में कितना रेल जोन है? कलकत्ता में 3 रेल जोन जो है कि आपको होगा। कौन कौन होगा? 3 गो। एक होगा पूर्व रेलवे का मुख्यालय, एगो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय, एगो कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय। ये तीनों का तीनों मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? कलकत्ता में देखने को मिलेगा। भारत में अब तक रेलवे का कितना जोन है? रेलवे का जोन है 18 गो। कितना है? 18 गो है। 73 गो उप प्रविभागीय जो है कि मुख्यालय में विभाजन किया गया है। और उत्तरी जोन भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन जो है कि कौन सा है? उत्तरी रेलवे जोन जो है कि सबसे बड़ा जो है कि आपको होने वाला है। यहाँ पर सबका लिस्ट यहाँ पर दिया है बनाकर, है ना। ये लिस्ट को देख लीजिए एक बार, है ना। इसे तो पूछता नहीं है लिस्ट से, लेकिन देख लीजिए। आइएगा, क्या बोलता है? नहीं पूछता है, रेलवे के एग्जाम में पूछता है, यहाँ नहीं पूछता है, ठीक है। बिहार के एग्जाम में नहीं पूछता, छोड़ ही दीजिए, है ना, छोड़ दीजिए, नहीं सर जी, है कभी ना। कहीं पूछ देता है। बिहार पुलिस ने पूछा था ये हाजीपुर वाला। हाजीपुर वाला पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर सर में एक जो बार है कि ऐसे ही आपको है। करवा जी दीजिए ना, जी जी नहीं आते सर। ऊपर ठीक, ऊपर पे बढ़ा। छोड़ देते हैं, चलिए करते हैं, कर देते हैं। उत्तरी रेल छोड़ सबसे बड़ा दीजिए। रेलवे जोन जो है कि आपको उत्तरी रेल है, इसका मुख्यालय जो है कि बड़ोदरा हाउस नई दिल्ली में जो है कि उत्तरी रेल का मुख्यालय होगा। उत्तर पूर्व जो है कि रेलवे का मुख्यालय जो है कि आपको गोरखपुर में होगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो सबसे छोटा जो है कि आपको होने वाला रेलवे जोन, इसके मालेगांव गुवाहाटी में जो है कि आपको होगा। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में होगा। दक्षिण पूर्व में रेलवे का मुख्यालय गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड जो है कि कोलकाता में होगा। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में होगा। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय, अच्छा दक्षिणी मध्य सिकंदराबाद, और दक्षिणी रेलवे कहाँ है? दक्षिणी रेलवे चेन्नई में जो है कि आपको होने वाला है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में होगा। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई में होगा। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली, हुबली कहाँ पे होगा? हुबली कर्नाटक में होगा। अगला है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में होगा। अगला है पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में होगा। अगला है उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में होगा। और ईस्ट कोस्टल रेलवे जोन का मुख्यालय जो है कि कहाँ पे?
यह होगा आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा में जो है कि आपको होगा। और पूर्व मध्य रेल जो बोल रहे थे, है ना, कहाँ पे मुख्यालय है? हाजीपुर में इसका मुख्यालय होगा। हाजीपुर। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता, और दक्षिणी जो है कि दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? विशाखापट्टनम में जो है कि आपको होगा। कहाँ होगा? विशाखापट्टनम में जो है कि आपको होगा। आगे देखिएगा, कोंकण रेलवे परियोजना छोड़ दीजिए, आगे देखिएगा, यहाँ पर एक कमेटी है, बार बार दरोगा में 2-3 बार सवाल पूछा जा चुका है। यह कमेटी का क्या नाम है? सुनिएगा। एक वर्ष कमेटी के सिफारिश पर 1924-25 में रेल बजट को कौन बजट से? आम बजट से जो है कि आपको आम अलग कर बजट। दिया गया, है ना। लेकिन याद रखिएगा 2017 कब का है? 2017। समिति का नाम है विवेक देवराय समिति। कौन सा समिति है? विवेक देवराय विवेक समिति। देवरा समिति। 2017 विवेक देवराय समिति रेल, ये दरोगा में 2-3 बार पूछा है। विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया? मिला दिया गया, मिला दिया गया। एक वर्ष कमेटी के सिफारिश पर दोनों को अलग कर दिया गया। अब विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर क्या कर दिया गया? दोनों को जो है कि आपको मिला दिया गया। दोनों को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। क्लियर है? आगे आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि भारत में चलने वाले जो है कि टॉय ट्रेन होता है, छोटा छोटा जो ट्रेन होता है वो टॉय ट्रेन जो है कि आपको होता है। और भारत में ऐसे चलने वाले जो है कि आपको टॉय ट्रेन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो एक मिलेगा दार्जिलिंग, अभी जस्ट करंट में आया था, है ना। इसमें टीटी महिला जो है कि आपको बनी थी। दार्जिलिंग जो टॉय ट्रेन है, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? देख लीजिए, यूनेस्को में पूछेगा कब शामिल किया गया? 1999 में जो है कि यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला बोलेगा नीलगिरी, तमिलनाडु में टॉय ट्रेन चलती है, इसको 2005 में यूनेस्को में शामिल किया गया। और अगला बोलता है शिमला में भी टॉय ट्रेन चलती है, 2008 में इसको क्या किया गया? यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसको क्या किया गया? शामिल जो है कि आपको किया गया है। भारत की सबसे लंबी दूरी तक का रेलवे जो है कि आपको रेल कौन है? तो ये है आपका विवेक एक्सप्रेस जो है कि आपको होगा। कहां से कहां तक चलता है विवेक एक्सप्रेस? यह चलता है डिब्रूगढ़ से लेकर कहां तक? कन्याकुमारी तक जो है कि आपको चलता है। और कितना किलोमीटर का ये लाइन ट्रेवल करता है? तो 4234 किलोमीटर का लाइन जो है कि आपको ट्रेवल जो है कि आपको करता है। और हिम सागर एक्सप्रेस, ये भी जो है कि आपको श्रीनगर से जो है कि आपको कन्याकुमारी तक जो है कि आपको चलता है। और पहला पहला जो है कि आपको स्लीपर वंदे भारत जो है कि आपको, इसका जो है कि आपको रख रखाव के लिए कहां पर जो है कि आपको खोला गया? स्लीपर वंदे भारत, यह जोधपुर राजस्थान में खोला गया। लेकिन पहला कहां से कहां तक चला है? पहला स्लीपर वंदे भारत, करंट का सवाल हो जाएगा ये। हम्म पहला स्लीपर वंदे भारत कहां से कहां चलाया गया? नहीं आ रहा आंसर? क्या बोल रहे हैं? आवाज जा रहा है? दिल्ली से जी सर जी आ रहा है। पहला वंदे भारत स्लीपर जो है कि आपको कोलकाता से गुवाहाटी तक चलाया गया। कहां से कहां तक? कोलकाता से गुवाहाटी। पहला चलना था पटना से दिल्ली चलना था। जब चुनाव खत्म हो गया तो बोला कि ना यहाँ नहीं चलेगा, अब कहाँ चलेगा? बंगाल में चुनाव है, बंगाल से शुरू होगा। मतलब पहला जो चला है वो चला है कोलकाता से, है ना, कहां तक चला है? गुवाहाटी तक जो है कि आपको चला है। ठीक ना? आगे देखिएगा, बोल रहा है कि पहला वंदे भारत ट्रेन का शुरुआत जो है कि आपको कहां से? तो ये दिल्ली से जो है कि आपको कहां तक चलाया गया? दिल्ली से वाराणसी तक चलाया गया। और इसका पहला वंदे भारत कब चला है? 2019 में चला है, 15 फरवरी को जो है कि आपको चलाया गया। भारत का प्रथम सीएनजी रेल ट्रेन जो है कि आपको कहां? सीएनजी, तो ये कहाँ चला है सीएनजी? ये हरियाणा के जो है कि रेवाड़ी से जो है कि रोहतक के बीच जो है कि आपको संचालित किया गया है। और प्रथम सौर ऊर्जा से युक्त जो है कि आपको डब्बे वाली रेल जो है कि आपको कहाँ चलाया गया? दिल्ली के सराय रोहिल्ला से जो है कि आपको सफदरजंग जंग के बीच जो है कि आपको चलाया गया था, है ना। अगला है शेषनाग के बारे में बोल रहा है। शेषनाग, शेषनाग ये देश की सबसे लंबी जो है कि आपको मालगाड़ी, नहीं वासुकी हो जाएगी। शेषनाग तो बाद में आया था। शेषनाग के बाद कौन आ गया? वासुकी। वासुकी याद रखिएगा, है ना। वासुकी जो है कि आपको क्या नहीं होगी सबसे? मालगाड़ी हाँ ठीक है। अभी दूसरा है ना सर कोई? हाँ पहले इंद्र शेषनाग था, या अभी कुछ? वासुकी। नहीं सर। अरे वासुकी ही होगा। देश वासुकी देखने दीजिए। पहला वासुकी। चेक करें। रुद्रास्त्र है ना, रुद्रास्त्र है। आवाज जा रहा है? जी सर। रुद्रास्त्र।
यही जो है कि आपको सबसे लंबी है। इसका चेंज होगा लंबाई सर। होगा 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर। करंट का है, छोड़ दीजिए, है ना, करंट का है, छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मेट्रो ट्रेन आपको कहाँ से कहाँ चलेगा? मुंबई से अहमदाबाद के मध्य जो है कि आपको चलने वाला है मेट्रो ट्रेन। मेट्रो बोल रहा है, बुलेट ट्रेन जो है कि आपको पहला जो है कि आपको चलेगा, है ना। मोनोरेल, एकमात्र देश का मोनोरेल का प्रचलन कहाँ पे होता है? मुंबई में जो है कि आपको मोनोरेल जो है कि आपको चलता है। एकमात्र भारत का शहर है जहां पर मोनोरेल चलाया जाता है, मुंबई में जो है कि आपको संचालित जो है कि आपको होता है ना। आगे अगला है जल मार्ग। जल मार्ग से जो है कि आपको क्वेश्चन आता है ना, नेशनल वाटरवेज से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आइए नेशनल वाटरवेज को देख लेते हैं। आइएगा, पहला जो है कि कहां से कहां तक है? पहला नेशनल वाटरवेज पहला, यह जो है कि आपको हो गया प्रयागराज से कहां तक हो गया? प्रयागराज से हल्दिया के मध्य जो है कि आपको हो गया, पहला हो गया, ठीक ना। और बोलता है कि 1986 ईस्वी में इसे घोषित देश का प्रथम जो है और सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर जो है कि इसकी लंबाई जो है कि आपको होने वाली। और एग्जाम में ये पूछा गया भी सवाल जो है कि आपको है NW1। NW2 की बात करेंगे, कहां से कहां तक चलता है NW2? कहां से कहां तक है NW2 जो है कि आपको है? सदिया से सदिया से धुबरी। धुबरी के मध्य जो है कि आपको होगा। किस नदी पर होगा सदिया से धुबरी के मध्य? ये होगा ब्रह्मपुत्रा नदी पर होगा, ब्रह्मपुत्रा पर। और 1988 में इसे घोषित किया गया। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर जो है कि आपको होगी। NW3 की बात करेंगे, या पश्चिमी तट केरल में कोट्टायम से जो है कि आपको कोट्टापुरम के मध्य जो है कि आपको चलती है। 1993 में इसे घोषित किया गया और इसकी लंबाई जो है कि NW3 की लंबाई कितनी है? 375 किलोमीटर जो है कि इसकी लंबाई जो है कि आपको होगी। MW4 की बात करेंगे, कृष्णा नदी डेल्टा पर ही चलती है ना। और यह जो है कि आपको 2008 में इसे घोषित किया गया और इसकी लंबाई 2916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और NW5 की बात करेंगे, यह जो है कि आपको ब्राह्मणी और महानदी पर जो है कि आपको होगा। और यह 2008 में इसे घोषित किया गया और इसकी लंबाई कितना है? 588 किलोमीटर जो है कि इसकी लंबाई जो है कि आपको होगा तो सर NW5 का जो है कि जल आप। मार्ग से कहाँ तक जाया जाता है मतलब? जल मार्ग से कहां तक मतलब कहाँ जाना है? सब जगह जा सकते हैं जल मार्ग, जहां जल मार्ग रहेगा उसी के हिसाब से न जाइएगा। क्या बोलना चाह रहे तो हैं आप? नहीं समझ रहे हैं। तो फिर मतलब जैसे भारत से बाहर जाते हैं कहीं देश विदेश में, तो वायुयान से चले हाँ, जाते हैं, तो फिर ये जल मार्ग क्या जरूरत है? जान मतलब नहीं समझ जलमार्ग पा रहा हूँ। जलमार्ग से जो है कि आपको जितना भी बड़ा बड़ा कंटेनर सब जाता है, जितना भी जो है कि व्यापार माल ढुलाई करने के होता लिए। है ना, व्यापार जो होता है सब जो है कि आपको किससे होता है? जले से ना होता है। एयर ट्रैफिक से कितना आप ले आ सकते हैं सामान, कितना ले जाइएगा, है ना। अब समझिए एक वो कंटेनर जो है कि आपको कितना बड़ा होता है, देखे होंगे वैसे वैसे 3-3 हजार 4-4 हजार 5-5 हजार एक वो कंटेनर एक उसी पर लदा होता है ना। 5-5 हजार कंटेनर जो है कि एक उसी पर लदा होता है ना। तो ऐसा जो है कि आपको सब जितना भी व्यापार होता है ना, सब जहाजे से होता है, पानी वाला जहाज से। धरती से व्यापार बहुत कम होता है। आसमान से भी, फ्लाइंग से भी, जहाज से व्यापार बहुत कम होता है। जो व्यापार होता है सब पानी वाला जहाज से ज्यादा व्यापार जो है कि आपको होता है, ज्यादा व्यापार जो है कि आपको होता है। महासागरीय जल जो है कि परिवहन, देश में जो है कि 12 राष्ट्रीय और 200, अच्छा 12 अंतर्राष्ट्रीय और 200 राष्ट्रीय जो है कि स्तर के बंदरगाह जो है कि आपको होने वाले। बंदरगाह से सवाल आता है, आइए देख लेते हैं बंदरगाह से सवाल। आइएगा, सबसे पहला बोल रहा है यहां से, कांडला बंदरगाह कहाँ दिख रहा है? कांडला, यह आपको दिख रहा होगा गुजरात। गुजरात में, है ना। गुजरात गुजरात में। में जो है कि गुजरात। आपको दिख रहा होगा। अच्छा, यह इस बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम है, जो कि भारत का एकमात्र कैसा बंदरगाह है? एकमात्र जो है कि आपको ज्वारीय बंदरगाह जो है कि आपको होगा। और कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए किसका निर्माण जो है कि किया गया था? कांडला का निर्माण जो है कि आपको किया गया था, कांडला का निर्माण किया गया। अच्छा, कांडला से आगे बढ़िएगा तो मुंबई में देखिएगा एक बंबई बंदरगाह है, और दूसरा जो है कि इसी के निकट एक बनाया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, है ना। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है कि आपको, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करेंगे और प्राकृतिक बंदरगाह की बात करेंगे, कौन हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। और उसके जस्ट नीचे कौन है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये भी मुंबई में होने वाला है। उसके बाद कर्नाटक की बात, उसके बाद गोवा हो जाएगा। कर्नाटक, महाराष्ट्र, 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 महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद गोवा, तब कर्नाटक। हाँ, गोवा में देखिएगा मारवा गांव बंदरगाह जो है कि आपको कहाँ पे है? गोवा में होगा। और यहाँ से इस सवाल बार बार पूछता है कि मारवा गांव जो बंदरगाह है, ये किस नदी के मुहाने पर जो है कि आपको ये बंदरगाह है? तो जुआरी नदी के मुहाने पर जो है कि आपको ये क्या होगा? बंदरगाह जो है कि आपको होने वाला होगा। उसके बाद न्यू मंगलूर जो है कि आपको बंदरगाह, ये कहाँ पर होगा? ये कर्नाटक में जो है कि कर्नाटक। आपको बंदरगाह होगा। न्यू मंगलुरु जो है कि बंदरगाह जो है कि कर्नाटक में होगा।
उसके बाद ये केरल में है, केरल में कोचीन बंदरगाह जो है होगा, ये प्राकृतिक बंदरगाह होगा। और अरब सागर की रानी भी किसे कहा जाता है, कोचीन को जो है कि आपको कहा जाता है। आगे चलिएगा, कोचीन के बाद तमिलनाडु में आइएगा, तमिलनाडु में तूतुकुड़ीन जो है कि आपको बंदरगाह जो है कि आपको होगा। तूतुकुड़ीन बंदरगाह एक प्रकार का कैसा बंदरगाह है, एक प्रकार का कृत्रिम जो है कि आपको बंदरगाह है। और भारत का पूछेगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह भी तूतुकुड़ीन बंदरगाह हो जाएगा। और इसी का नया नाम क्या है, बीओ चिदम्बनार पोर्ट। क्या है, बीओ चिदम्बनार जो है कि आपको पोर्ट जो है कि आपको नाम होगा तूतुकुड़ीन का। तूतुकुड़ीन से आगे चलिएगा तो ऊपर में होगा चेन्नई पोर्ट जो है कि आपको होगा, चेन्नई बंदरगाह जो है कि आपको होगा, जो तमिलनाडु में, ये भी एक प्रकार का कृत्रिम जो है कि आपको बंदरगाह जो है कि आपको होगा। उसके बाद विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको दिखाई देगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कौन से पहाड़ी के पीछे सुरक्षित फंसा हुआ है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी से पीछे सुरक्षित जो है कि आपको फंसा हुआ है। और ये भी एक प्रकार का कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, जो पूर्वी तट का सबसे गहरा बंदरगाह जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, अगला जो है कि उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह जो है कि आपको उड़ीसा में होगा। महानदी के मुहाने पर स्थित जो है कि आपको बंदरगाह होगा। अब पश्चिम बंगाल के अंदर देखिएगा, हल्दिया नामक बंदरगाह जो है कि आपको पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको होगा। नदी मुख बंदरगाह के नाम से जो है कि आपको जानते हैं पश्चिम बंगाल बंदरगाह को। अब पोर्ट ब्लेयर जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कि आपको बंदरगाह होगा। पोर्ट ब्लेयर जो है कि आपको बंदरगाह जो है कि आपको होगा। अच्छा, अडानी समूह द्वारा जो है कि आपको कौन सा बंदरगाह जो है कि आपको संचालित हो रहा है, मतलब इस पर अडानी का अपना जो है कि व्यापार हो रहा है। तो कांडला पर भी जो है कि आपको हो रहा है, मुद्रा पर भी जो है कि आपको हो रहा है। उसके बाद वर्षावल, ये सब छोटा छोटा बंदरगाह है। वर्षावल है, रत्नागिरी है, पणजी है, मारवा गांव है, न्यू मंगलूर है, कोच्चि है। और अल्लन पुंजा जो है कि आपको, ये कहाँ का, ये केरल का जो है कि आपको होगा। तूतुकुड़ीन पर भी ये कर रहा है, नागपट्टनम पर भी कर रहा है, इन्नौर तमिलनाडु है ना, कट्टापुल्ली पर कर रहा है, कृष्णापट्टनम पर जो है कि आपको कर रहा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में देखिएगा, काकीनाडा, मछलीपट्टनम और कृष्णापट्टनम पर भी जो है कि आपको कर रहा है। पारादीप और हल्दिया पर भी जो है इसका विस्तार जो है कि आपको होने वाला है। एयर ट्रांसपोर्ट में जो है कि आपको बोल रहा है कि भारत विश्व में पहला बार जो है कि आपको, अच्छा, विश्व की पहली विमान डाक सेवा की शुरुआत 1911 में कहां से कहां तक हुआ था, इलाहाबाद से लेकर नैनी के बीच जो है कि आपको चलाया गया था। और बोल रहा है कि अच्छा, पहला टोटल बंदरगाह 12 या 13 है सर जी? क्या को लिखा था ऊपर में, 12 को लिखा था कि टोटल 13। 12 को लिखा है, 12 को अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय जो है कि आपको 12 को है ना, ठीक है। ऐसे तो एक जगह हम अंतरराष्ट्रीय 13 पढ़े थे, इसीलिए कहाँ, सर पूछे। 13 ही है सर, ज्ञान 13 बिंदु के नोट्स में 13 पढ़े थे। एगो कौन ऐड कर दिया इसके अलावा, पारादीप नैका जो बना है उसको, बंदरगाह। न्यू मोरगांव कुछ पारादीप यहाँ छोड़ दे, पारादीप तो पारादीप लिखले कहाँ ही है पढ़े इसमें। थे? कहाँ पारादीप है ना, पढ़े थे? यहाँ है ना पारादीप बंदरगाह, यहाँ तो लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ना, लिखा है, टिक लगा रहे हैं पारादीप। उड़ीसा के तट पे देखिए पारादीप है। अच्छा, जोड़िए तो कै गो हो रहा है, एगो ही हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 11 गो, ऊपर में छूट गया क्या, 12 गो, 12 गो, एगो और छूटा कहीं पे, तो क्या मिटाते हैं 13 फिर था से। सर जी। पोर्ट ब्लेयर देखे हैं? हो तूतीकोरिन, गया सर, हाँ चेन्नई, 13 है सर, इसमें 13 है एन्नौर सर। बंदरगाह देखे? एन्नौर बंदरगाह, हाँ 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 हाँ, और देखिए आते, पारादीप। देखिए ना आते, फिर से गिनती करवा ही देते हैं। चलिए आइए, यहाँ छूटा हुआ है न्यू मंगलूर जो है कि एगो छूटा हुआ है ना, छूटा हुआ क्या, वो तो है ही। देखिएगा, सर पहला ये हो गया, पहला है ना, पहला कांडला हो गया एगो, पहला कांडला। जी उसके बाद मुंबई जी हुआ दूसरा, जवाहरलाल जी। नेहरू हुआ तीसरा, 3 गो हो गया। उसके बाद गोवा में जो है कि आपको, चलिएगा, गोवा में जो है कि आपको हो गया मारवा गांव, है जी ना, मारवा जी गांव जो है कि आपको हो गया, चौथा हो गया। चौथा का न्यू मंगलूर पांचवा हो गया, कोचीन छठा हो गया, कोचीन के बाद तूतुकुड़ीन हो गया सातवां, चेन्नई हो गया आठवां, आठवां के विशाखापट्टनम नौवां, 10वां पारादीप, और 11वां जो है कि आपको हल्दिया, है ना, 11वां जो है कि आपको हल्दिया। अब 12वां जो है कि पोर्ट ब्लेयर। कौन एगो छूट गया, कौन छूट गया एगो, एन्नौर कहाँ बोले? एन्नौर बोले हैं? एन्नौर बोले नहीं है, एन्नौर, एन्नौर नहीं है क्या, नहीं, चेन्नई कहाँ है, एन्नौर? एन्नौर नहीं है, एन्नौर नहीं है, यही छूटा हुआ है, अच्छा, एन्नौर यही जो है कि छूटा आपको है, छूटा हुआ है ना, तमिलनाडु में एन्नौर है, बंदरगाह। प्राकृतिक हाँ यहाँ बंदरगाह जो है। है, हाँ एन्नौर जो है कि छूटा हुआ है ना, एन्नौर एगो छूटा हुआ है, सही है बोले, एन्नौर और यहाँ इसका पर नहीं नाम है, भी बाकी बदल सब। गया है, कामराज बंदरगाह, एन्नौर का भी। हाँ एन्नौर का कामराज है, ठीक है, एन्नौर यही छूटा हुआ था, कामराज वाला है ना, यही है। और जी ये इसके बारे में सुनिएगा कि देश का ना पहला बंदरगाह है जो कंप्यूटराइज बंदरगाह है ना,
कंप्यूटराइज बंदरगाह जो है कि आपको होने वाला है। कंप्यूटर से सारा काम जो है किस बंदरगाह पर होता है ना, एन्नौर या कामराज बंदरगाह पर जो है कि आपको होता है ना। यही छूटा बात है। क्या हो गया, पेज फंस गया क्या? हाँ चलिए आ गया। पहला जो है कि आपको विमान डाक सेवा कहां से कहां तक पहला शुरू हुआ था? तो पहला हुआ इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य जो है कि आपको हुआ। कब हुआ शुरू? पहला पहला हो गया आपका 1911 में जो है कि आपको शुरू हुआ था। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि फर्स्ट जो है कि इंडियन पायलट की बात करेंगे, यह कौन थे? पहला पायलट तो ये जो है कि आपको थे जमशेद जी जो है कि आपको टाटा जो है कि आपको थे। प्रथम भारतीय वायुसेना जो है कि आपको चालक जमशेद जी जो है कि आपको टाटा थे। उसके हेलो। बाद बोलता है कि 19 हाँ बोलिए ना। ये प्रथम विमान डाक सेवा सर इलाहाबाद से नहीं होगा, हल्दी नहीं होगा, हल्दी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, नैनी दिया है ना, हल्दिया बोल दिया, ऊपर वाला याद आ गया है ना। नैनी जो है कि आपको लिखा ही हुआ है ना, पेन भी चला है नैनी पर, लेकिन बोल दिया हल्दिया, कोई ना। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है कि 1933 में इंडियन नेशनल जो है कि एयरवेज कंपनी की क्या की गई थी? स्थापना जो है कि आपको किया गया था। और 1953 में जो है कि आपको वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है कि आपको हुआ था, है ना। दो निगमों के रूप में जो है कि आपको किया गया था। पहला निगम जो है था वो आपका था कौन? इंडियन विमान निगम। और दूसरा जो है कि आपको कौन था? एयर इंडिया जो है कि आपको था, है ना। और इंडियन विमान निगम जो था वो घरेलू सेवा देता था, जबकि एयर इंडिया जो था वो अंतर्राष्ट्रीय सेवा जो है कि आपको देता था। आगे बोल रहा है कि 24 अगस्त 2007 को भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया का क्या कर दिया गया? एयर इंडिया का दोनों विलय करके इंडियन एयरलाइंस जो है कि आपको बना दिया गया, एयर इंडिया जो है कि आपको कर दिया गया। और वर्तमान में ये पहले सरकार लेता है, वर्तमान में फिर से ये कैसा हो जाता है? वर्तमान में फिर ये जो है कि आपको निजीकरण जो है कि आपको कर दिया गया है ना। उड़ान योजना, उड़े देश के आम नागरिक, कब शुरू हुआ उड़ान योजना? 2016 में जो है क्या इसकी शुरुआत जो है कि आपको किया गया। और उड़ान योजना का प्रथम उड़ान जो है कि आपको 2017 में दिल्ली से जो है कि आपको कहां तक? सिमलोक के मध्य जो है कि आपको चलाया गया था, है ना। आगे बोलता है कि एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा वर्तमान में संचालित हवाई अड्डों की संख्या 137 है, जिसमें से 24 जो है कि आपको कैसा है? 24 अंतरराष्ट्रीय जो है कि हवाई अड्डा जो है कि आपको होने वाला है ना। अंतरराष्ट्रीय होगा, यहाँ पर सबका लिस्ट जो है कि आपको होगा। अंतरराष्ट्रीय में सबका लिस्ट यहाँ पर सजा दिया है। चलिए आइए लिस्ट देखते हैं, कैसे शुरू करें। शुरू करते ऊपर से ही करते हैं, है ना। देखिएगा, गुरु रामदास जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ का होगा? रामदास अमृतसर का जो है कि आपको होगा। कहाँ का होगा? अमृतसर का होगा। शेख जो है कि आपको उल अलम जो है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ का है? यह जो है कि आपको होगा श्रीनगर का जो है कि आपका होगा। चंडीगढ़ में भी एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कौन सा? भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में जो है कि आपको होगा। हाँ, शहीद भगत सिंह जो है कि आपको चंडीगढ़ में होगा। अच्छा, दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली में आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कि आपको कहाँ है? दिल्ली में जो है कि आपको होगा। और भारत का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा भी कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा भी जो है कि आपको दिल्ली वाला एयरपोर्ट जो है कि आपको होगा, जो जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा द्वारा संचालित जो है कि आपको हवाई अड्डा होने वाला है। गुजरात के अंदर चलेंगे, गुजरात के अंदर सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कि अहमदाबाद में जो है कि गुजरात के अंदर दिखाई देगा। उसका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की बात करेंगे, ये कहाँ पर दिखाई देगा? यह जो है कि आपको मुंबई के अंदर जो है कि आपको दिखाई देगा। दावोलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर दिखाई देगा? गोवा में जो है कि आपको दिखाई देगा, गोवा में। और कैंपेगोडा की बात करेंगे, कैंपेगोडा कहाँ पे? बेंगलोर में जो है कि आपको दिखाई देगा। कोचीन हवाई अड्डा की बात करेंगे, केरल में जो है कि आपको दिखाई देगा कोचीन हवाई अड्डा। और यह देश का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित और पीपीपी मॉडल पे आधारित जो है कि आपको पहला जो है कि हवाई अड्डा कौन है? कोचीन हवाई अड्डा जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, कोचीन के बाद आगे चलिएगा, कालीकट में जो है कि आपको कालीकट अंतरराष्ट्रीय कोझिकोड हवाई अड्डा, या त्रिवेंद्रम के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है, जो तिरुवनंतपुरम केरल में होगा। उसके बाद तमिलनाडु में आइएगा तो तमिलनाडु में जो है कि आपको मिनी कम्बम जो है कि आपको एयरपोर्ट, यह कहाँ पर होगा? यह जो है कि आपको होगा चेन्नई में होगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बगल में तेलंगाना, तेलंगाना में कौन सा है? तेलंगाना हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई एयरपोर्ट जो है कि आपको तेलंगाना में होगा। और तेलंगाना के बाद सीधे ऊपर ले लिया है ना, ऊपर ले लिया। गुवाहाटी में कौन सा है? गोपीनाथ बारदुलई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जो है कि आपको कहाँ का? गुवाहाटी में हो जाएगा। और यहीं पर जो है कि आपको असम में ही रूपश्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ का? असम का है। बिहार की बात करेंगे, बिहार के पटना में कौन सा है? पटना में जयप्रकाश नारायण जो है कि आपको पटना में जो है कि आपको हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जो है कि आपको पटना में हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह की बात करेंगे, कहाँ हो जाएगा? बनारस। लखनऊ में।
लखनऊ में हो जाएगा, लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह जो है कि लखनऊ में हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलेंगे तब जो ये है हो जाएगा बनारस में। तब कहाँ, ये तब जो है कि बनारस आपको कहाँ हो बनारस जाएगा, में होगा। बनारस में जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, बनारस में। अब बागडोगरा एयरपोर्ट जो है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है बागडोगरा। ये कहाँ पे है बागडोगरा? बागडोगरा की बात करेगा ना, ये सिल्लीगुड़ी में है। कहाँ पे है? सिल्लीगुड़ी में। सिल्लीगुड़ी में कौन सा है? बागडोगरा जो है कि एयरपोर्ट जो है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है कि आपको होगा सिल्लीगुड़ी में जो है कि आपको होगा। हो चुका है खत्म पुराने हवाई अड्डा, है ना। फिर वही सब सिलीगुड़ी नाम को जो कहाँ है है कि सर? आपको सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल बंगाल, में है। है ना, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग के निकट सिल्लीगुड़ी, है ना। बिहार से बॉर्डर टच होता है सिल्लीगुड़ी। इसी को ना चिकन नेक को काट के अब केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात जो है कि चल रही है। इसमें बिहार का 4-5 को जिला को काटा जाएगा इसी वाले प्रयोग हटाने के लिए इसी को, ठीक ना। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ का है? स्वामी विवेकानंद, ये है रायपुर छत्तीसगढ़ का है। देवी रायपुर अहिल्याबाई होलकर जो है कि आपको कहाँ का होगा? अहिल्याबाई होलकर, इंदौर यह का। जो है कि आपको इंदौर इंदौर का। का जो है कि आपको होगा बागडोगरा। बागडोगरा दे ही दिया है, कहाँ का है बागडोगरा? बागडोगरा जो है कि सिलीगुड़ी। आपको हो जाएगा सिल्लीगुड़ी का जो है कि आपको हो जाएगा। वीर सावरकर जो है कि आपको पोर्ट ब्लेयर में जो पोर्ट है कि ब्लेयर आपको हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह बताई दिए लखनऊ का है। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ का है? वाराणसी का लखनऊ है। है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनारसी कोलकाता का। का है। और जेवर 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 कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये कहाँ का है? नोएडा का है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय कहाँ का है? नोएडा का। नोएडा का जो है कि आपको हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और राजा भोज एयरपोर्ट ये कहाँ का है? भोपाल में। भोपाल में भोपाल का। राजा भोज जो है कि आपको एयरपोर्ट जो है कि आपको होगा। हो चुका है खत्म। अगला जो टॉपिक है भारत की कृषि है। कृषि पर कल से चर्चा करते हैं क्या? कल से चर्चा करते हैं जी कृषि सर। पर, है ना। कल खत्म हो जाएगा, क्या कि अब कितना पेज बचा है? 19 को पेजे बचा है ना। आज तो अच्छा खासा खींचा है ना। तो कल हो जाना चाहिए खत्म। आज कहाँ से हम लोग शुरू किए थे? भारत की मिट्टी से कि उससे भी पीछे से? वन से उससे सर, भी वन। पीछे से। अच्छा, वन 123 नहीं, नंबर वो पेज से शुरू किए हैं। 123 नंबर पेज से शुरू किए हैं और 150 तक गए हैं, है ना। 25 पेज है। इसमें तो अब कितना 20 पेज है, तो हो जाएगा कल ही आपका खत्म हो जाएगा। कल खत्म हो जाएगा ना, तो परसों से हिस्ट्री जो है कि शुरू करेंगे। हिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिएगा? मॉडर्न